Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you are doing well. तो आज हम अपना लेक्चर नंबर वीक 6 का डे 3 स्टार्ट करते हैं। प्लीज मुझे कंफर्म कर दीजिएगा मेरी स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को। यस सर। ओके श्योर। तो अब अगर हम वो जो वीक 6 का डे 1 और डे 2 में जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे थे, ठीक है, जिसमें हमने डेटा को किस तरह एनालाइज किया जाता है, किस तरह उसके इंसाइट्स लिखे जाते हैं, किस तरह डेटा को क्लीन किया जाता है, ठीक है। और उसके साथ साथ हमने देखा कि अगर डेटा में कुछ इनकंसिस्टेंसी हो या कुछ डुप्लीकेशन हो या कोई भी ऐसा उस फीचर के अंदर कोई इशू हो जो हमें नेकेड आई से नजर आ रहा हो, उसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं और हमारे डेटा को हम क्लीन करते हैं। तो आज हम जो डेटा यूज करने जा रहे हैं वो मेरे यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं, एक डेटा नाम का फोल्डर है। उसके अंदर मैंने एक डेटा रखा हुआ, दैट इज बेसिकली नेटफ्लिक्स टाइटल्स, ठीक है। तो नेटफ्लिक्स टाइटल मतलब आपके पास नेटफ्लिक्स का डेटा है, ठीक है, जिसमें आपके पास डिफरेंट फीचर्स हैं। लाइक आपके पास शो आईडी है, दैट इज बेसिकली सीरियल नंबर या यूनिक आईडी फॉर दैट मूवी या टीवी शो। देन आपके पास टाइप कॉलम है, जिसके अंदर आपको ये बताया जा रहा है कि इसकी टाइप कौन सी है, आइदर ये टीवी शो है या ये कोई मूवी है। फिर उस मूवी या टीवी शो का टाइटल क्या है, देन उसका डायरेक्टर कौन है, उसको कास्ट किस किस मतलब के एक्टर ने किया है, ठीक है, कौन सी कंट्री में कास्ट हुआ है, डेट एडिट मतलब कब ये मूवी या जो टीवी शो है वो कौन से डेट को आपके नेटफ्लिक्स पे लाइव हुआ था, ठीक है, और कौन से ईयर में वो लाइव हुआ है, ठीक है, यानी वो मूवी किस ईयर में बनी थी। फिर डेट एडिट आपको ये बताती है कि वो नेटफ्लिक्स पे कब अवेलेबल हुई थी। देन रेटिंग है आपके पास, ये नेटफ्लिक्स की रेटिंग होती है डिफरेंट, जिस तरह हमारी इंटरनली रेटिंग होती है अब, ठीक है, अडल्ट। तो इस तरह से उनकी ये रेटिंग्स की टाइप है। देन आपके पास ड्यूरेशन है, इसका ओवरव्यू ड्यूरेशन का हमने कल भी लिया है, ठीक है। लिस्टेड इन ये कहाँ पर लिस्टेड है, ठीक है, और उसकी डिस्क्रिप्शन। लिस्टेड इन को आप जेनरा भी कह सकते हो, एक किस्म का। करेक्ट, सपोज जैसे यहाँ पर ये एक क्या शो कर रहा है, चिल्ड्रन एंड फैमिली मूवी, तो इसका जेनरा जो है वो चिल्ड्रन एंड फैमिली मूवी है। ये एक रियलिटी टीवी शो है, ये हॉरर मूवी है, ठीक है, ये एनएमए सीरीज है, सो ऑन एंड सो फॉर। हमारे पास ये डेटा है नेटफ्लिक्स का जो कि हमें मिला है कैगल से, ठीक है। कैगल अगर आप लोगों को पता हो, कैगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको ओपन सोर्स डेटा मिल सकते हैं। आप वहां से जाके कोई भी डेटा यूज कर सकते हो। अब आज की क्लास के बाद आप कोई भी डेटा यूज कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म से। कैगल से जाएंगे आप, ये पहली वेबसाइट खुलेगी ऑफिशियल कैगल वालों की, और जैसे आप इस पे जाएंगे तो आप यहाँ कोई भी डेटा सेट सर्च कर सकते हो। लाइक अगर मैं कहता हूँ नेटफ्लिक्स का, तो नेटफ्लिक्स का डेटा भी आपको अवेलेबल मिलेगा यहाँ पर। मैंने भी यहीं से डाउनलोड किया है डेटा को, ठीक है। नेटफ्लिक्स प्राइस डेटा, ठीक है। उसके अलावा आपके पास बहुत सारे डेटा हैं, आप यहाँ से चाहें तो इसको देख भी सकते हैं। ऊपर से इसकी कैटेगरी दी हुई है, ठीक है। तो हमारे पास 1290 हमारे पास डेटा है नेटफ्लिक्स के नाम से, ठीक है। तो आपको कोई भी डेटा पसंद आता है, आप इसको ओपन करेंगे, उसके बारे में डेटा कार्ड के अंदर आपको उसकी सारी डिटेल मिल जाएगी डेटा के बारे में। और यहाँ पर आपको ये CSV मिल रही है, आप यहाँ से इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो अपने पास और उसको यूज कर सकते हो। और साथ में आप यहाँ पर इसके कॉलम्स भी देख सकते हो और वैल्यूज भी देख सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह हमने नेटफ्लिक्स का डेटा डाउनलोड किया है और आज हम इसी पे काम करेंगे, ठीक है। जिससे ये होगा कि हमारे जितनी भी पांडा सीरीज की जो हमने डेटा एनालिस्ट की अप्रोचेस देखी थी वो सारी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो नेटफ्लिक्स का आप लोगों को सबको ही आइडिया है कि नेटफ्लिक्स क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट टीवी शोज आपको आते हैं, यूजर्स के सब्सक्रिप्शन लेते हैं, देन वो उस मूवी को या उस सीरियल को
को या टीवी शो को वॉच करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यही डेटा सेट है, आज हम इस पे काम करेंगे। ठीक है, मैंने पहले ही आपको बता दिया, डेटा पास डेटा फोल्डर के अंदर यहाँ पर ये फाइल पड़ी हुई है। अब लेट्स सपोज आप लोग अगर कोलैब पर काम करते हो, तो कोलैब पर डेटा आप लोकली यानी लोकल से इंपोर्ट नहीं कर सकते। अगर गूगल कोलैब पे काम कर रहे हो आप, काफी दफा आपको गूगल कोलैब पे भी काम करना पड़ सकता है। अगर आपके सिस्टम की रैम या आपके सिस्टम में इतनी पावरफुल यूनिट्स नहीं है, तो आप जीपीयू के लिए कोलैब यूज कर सकते हैं। सोर्स टू राइट कोड फॉर डेटा साइंटिस्ट पर भी दिया था। तो अगर आपने कैगल में ये डेटा, सॉरी गूगल कोलैब में डेटा सेट यूज करना है, तो आपको ये लाइन ऑफ कोड यूज करना पड़ेगा। ये जो पहली लाइन ऑफ कोड है, ये 2 लाइन ऑफ कोड, ये क्या करता है, गूगल कोलैब को आप गूगल कोलैब में गूगल ड्राइव को कनेक्ट कर देता है, और फिर अपलोडेड डॉट फाइल डॉट अपलोड क्या करेगा, आपसे वहां पर एक फाइल मांगेगा। जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करोगे और अपनी लोकल पे पड़ी हुई जो भी फाइल होगी आप वहां पर अपलोड करोगे, तो आपको गूगल कोलैब के लेफ्ट साइड पे आपको वो फाइल दिख जाएगी, और फिर आप उसको रीड कर सकते हैं। बट नाउ वी आर यूजिंग लोकल सिस्टम, जिसपे हम वीएस कोड को यूज करते हुए कोडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें इसकी नीड नहीं है। बट आई वांट टू शो यू कि अगर आप कोलैब पे काम करना चाहें, तो जस्ट आपने ये 4 लाइंस लिखनी है। फर्स्ट 2 लाइन से आपका कोड, आपका डेटा इंपोर्ट हो जाएगा। आप डेटा वो आपको कहेगा कि अपलोड करो सर्वर पर, तो आप वो फाइल देंगे तो वो आपके लेफ्ट साइड पे शो हो जाएगी, जैसे यहाँ पर शो हो रही है। फिर आप उसको इजीली इस तरह रीड कर सकते हैं। अब हम अपने नीचे चलते हैं। हमें सबसे पहले पांडास को इंपोर्ट किया है। देन अब हम जितना भी पहले डेटा यूज कर रहे थे, वो किस तरह कर रहे थे, एसएनएस से लोड कर रहे थे या खुद बना रहे थे। ठीक है, 2 ऑप्शन ही हमने देखे। आज हम तीसरा ऑप्शन भी देख रहे हैं कि पांडास के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। मैं ना इसको ऊपर इंपोर्ट करता हूँ ताकि मैं आपको फंक्शंस दिखा सकूं। अगर मैं पांडास इंपोर्ट करता हूँ और पीटी डॉट करता हूँ, तो आपके पास डिफरेंट फंक्शंस आ गए। अगर मैं यहाँ रीड लिखता हूँ, तो देखें, रीड सीएसवी आई एक फंक्शन। इसका मतलब क्या है कि ये आपसे सीएसवी फाइल लेगा और रीड करेगा। इसके अलावा बहुत सारे और भी फंक्शन है, जैसे रीड एक्सेल। ठीक है, रीड क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड का आपको पता होगा क्या होता है। ठीक है, और उसके अलावा आपके पास रीड जेसन, रीड एचटीएमएल। तो बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास। राइट, रीड एसक्यूएल। रीड एसक्यूएल क्या करेगा, एसक्यूएल एक डेटाबेस है, आपको अगर नहीं पता तो, जहां पर आप सर्वर पर या लोकली आप एक माई एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करते हो। ठीक है, और उसके कनेक्टर इंस्टॉल करते हो, फिर वहां पर आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हो, रादर देन सेविंग दीज इन फाइल्स। ठीक है, यहाँ पर तो आप वहां से भी डेटा को इंपोर्ट कर सकते हो। रीड टेबल है, बहुत सारे ऑप्शंस है लाइक। तो अभी जो हमारे काम का है वो कौन सा है, रीड सीएसवी। आपने जस्ट रीड सीएसवी करना है। जैसे आप यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे तो आपको अंदर बताएगा कि सबसे पहले आपको फाइल पाथ देना है। ठीक है, और उसके आगे कुछ और फीचर्स देने हो तो दें, लाइक सेपरेटर क्या है, याद करें वो जो हमारा था, हमने जब प्रिंट स्टेटमेंट देखी थी वहां भी एक सेप पैरामीटर था, था 2 वैल्यूज को सेपरेट किस तरह करना है वो बताते थे। तो इस तरह के बहुत सारे फंक्शंस हैं इस फंक्शन के अंदर, बट जो हमारे काम के हैं आज हम वो देखेंगे, और आगे जिस तरह से हमें नीड पड़ती रहेगी हम देख उसको करते जाएंगे। तो मैंने pd डॉट रीड सीएसवी किया है, और उसके अंदर मैंने डेटा का पाथ दिया है। डेटा मेरा कहाँ अवेलेबल है, क्योंकि मैं इस करंट डायरेक्टरी में हूं तो मुझे पूरा पाथ देने की नीड नहीं है। जस्ट मैं उसे ये बताऊंगा कि आप जिस करंट डायरेक्टरी में इस कोड को रन कर रहे हो, उसमें एक फोल्डर है डेटा, उसके अंदर ये फाइल पड़ी हुई है। तो मैंने यहाँ पर देखा इसी तरह लिखा है, डेटा स्लैश नेटफ्लिक्स डॉट टाइटल, नेटफ्लिक्स टाइटल डॉट सी एस, और मैं सिंपली डेटा को डीएफ में लोड कर रहा हूँ और डीएफ डॉट शेप कर रहा हूँ। डीएफ बेसिकली डेटा फ्रेम, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं कि एक डेटा फ्रेम हम लोड कर रहे हैं। ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हो। जैसे मैं शेप करूंगा तो मेरे पास सबसे पहली एनालिस डेटा की क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि इसमें कितनी रोज एंड कॉलम्स है। आपको पता है शेप हमें 2 चीजें बताता है। इसके अंदर हमारे पास 8612 हमारे पास रोज हैं, एंड 12 हमारे पास फीचर्स हैं। फीचर इज इक्वल टू कॉलम्स। ठीक है, अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले
जब भी डेटा को लोड करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं डेटा को देखूं। हमने देखने के बहुत सारे तरीके देखे थे। एक था डीएफ डॉट हेड, इससे मुझे शुरू की 5 रोज दिख जाएंगी। अब आप देखें वही है जो मैंने आपको दिखाया था कि शो आईडी, टाइप, टाइटल, डायरेक्टर, इसमें कुछ मिसिंग वैल्यूज हैं, ठीक है, कंट्री है, सो ऑन एंड सो फार। आप चाहें तो आप सैंपल करके भी देख सकते हैं। ये भी हमने मेथड देखा था कि डीएफ डॉट सैंपल करेंगे और सैंपल के अंदर वैल्यूज देंगे कि कितनी रैंडम रैंडम वैल्यूज आपको दिखानी है, रैंडम रोज चाहिए। मैं कह रहा हूँ मुझे रैंडम 2 रोज दिखा दो बस। तो उसने मुझे ये एक 3256 वाली रो दिखाई एंड 5107 वाली रो दिखाई। मैं इसको वापस रन करूंगा तो मुझे रेंडमली 2 रोज और दिखा दी इसने। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, हम शेप के थ्रू रोज एंड कॉलम्स को प्रिंट करवा लेते हैं और साथ में कॉलम्स के नेम को भी प्रिंट करवा लेते हैं, ताकि हमें एक और इंसाइट मिल जाए कि हमारे पास रोज कितनी है। ऊपर हम शेप से देखा है, बट वी हैव टू मेक इट रीडेबल फॉर अ कॉमन पर्सन जिसको कोड नहीं आता। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये चीज इम्प्लीमेंट कर सकते हैं रोज एंड कॉलम सिखाने के लिए। ठीक हो गया। फिर आप उसके बाद आपका थर्ड स्टेप क्या होगा, आप उसके डेटा के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देखेंगे। उसका मेथड है वहाँ पर इन्फो। जैसे मैं इन्फो रन करता हूँ तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, हर एक कॉलम उसके आगे कितनी नोटनल वैल्यूज हैं, यानी कितनी नॉन मिसिंग वैल्यूज हैं और उनकी क्या है। तो ओरिजिनल रोज की जो क्वांटिटी थी वो थी 8612, बट यहाँ पर 6214 है, यानी डायरेक्टर्स की वैल्यू मिसिंग है। इसको हमें हैंडल करना होगा। हमारे पास कास्ट है, ठीक है, कास्ट ये होता है कि कौन से एक्टर्स उस फिल्म या टीवी सीरियल के अंदर काम कर रहे हैं। तो हमारे पास कास्ट में भी वैल्यू मिसिंग है, सेम कंट्री में भी मिसिंग है, डेट एडिड में भी हमारे पास मिसिंग है। ठीक है, और हमारे पास कहाँ पर मिसिंग है, रेटिंग में मिसिंग है हमारे पास वैल्यूज। देन हमारे पास ड्यूरेशन के अंदर डेटा मिसिंग है। तो ऑलमोस्ट 5 to 6 कॉलम के अंदर हमारे पास डेटा मिसिंग है। ठीक है, नॉट नल वैल्यूज है, नल वैल्यूज है, सॉरी। ठीक है, और अगर आप डेटा टाइप देखें तो मुझे यहीं से पता चल रहा है कि डेटा टाइप भी हमें कैटर करनी पड़ेगी, क्योंकि काफी ऐसे जैसे डेट एडिड, दिस शुड बी इन द फॉर्मेट ऑफ डेट टाइम, जो कि कल हम देखा था, बट ये एसटीआर में है। वेयर रिलीज ईयर ये हमारे पास इंटीजर में है। ठीक है, और हमारे अगर हम देखें ड्यूरेशन, इसको न्यूमेरिक में होना चाहिए था, बट ये एसटीआर में है। ठीक है, तो इस तरह के कुछ फीचर्स जो हमें कैटर करने होंगे, या जो इश्यूज है उसे हमें कैटर करना होगा। जब आप डेटा की इंफॉर्मेशन ले लेते हो ना, यानी जो बेसिक कोड, इस इन पोर्शन को आप कहेंगे बेसिक एनालिस्ट। ठीक है, या बेसिक एनालिसिस की है आपने अपने डेटा की, जिसमें आपने डेटा को लोड किया है, उसके शुरू की आखिर वाली कुछ सैंपल रोज देखी, और आपने ये देखा कि कितने रोज एंड कॉलम्स हैं आपके पास, और कॉलम्स के नेम भी आपने यहाँ पर प्रिंट करवा लिए। ठीक है, अल्दो वो हेड से भी आपको पता चल रहा है, बट ये कि आप सेपरेटली शो करवाना चाहें तो आप वो इस तरह से करवा सकते हैं। और जब आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिल गई डेटा की, अब आप काम क्या है, अब आपने सबसे पहले डिटेल लिखनी है हर एक कॉलम की। आइदर आप रिसर्च करें उस कॉलम के बारे में या उस डेटा सेट के बारे में, या आपको अंडरस्टैंडिंग है तो आपने राइट, वो जो भी आप एनालाइसिस या जो भी आपको कॉलम फीचर्स के बारे में पता है, उस डेटा के बारे में पता है, आपने वो राइट डाउन कर देनी है मार्क डाउन के अंदर। ठीक है, इससे ये होगा कि कल को कोई आपकी नोटबुक खोलता है तो उसे पता हो कि शो आईडी क्या है। टेबल बना दिया है, ये मार्कडाउन के अंदर बनाया मैं, इसलिए ये चीजें नोटबुक में बनाता हूँ ताकि आप लोग भी अपने नोटबुक में ये चीज शो करो। और आपको ये देखना है कि किस पर डबल क्लिक करोगे सिंपली इस मार्कडाउन पे, तो आपको देखें कि टेबल किस तरह बनते हैं। ये देखें, आपने ये सैंपल देनी है और उसके अंदर कॉलम्स के नेम देने हैं। देन अगर आपने हाईलाइट करना है तो आपने यूं ये वाले सिंबल देकर उसके अंदर उस कॉलम का नाम लिख देना है। तो जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करोगे इस तरह से टेबल आपके पास बन जाएगा। तो शो आईडी क्या है, हमारे पास एक यूनिक आईडी फॉर ईच टाइटल। वी नो के एक ये प्राइमरी की, या यूं समझे कि एक यूनिक आईडी है, यूनिक नंबर है फॉर ईच पर्टिकुलर मूवी या टीवी शो। टाइप यहाँ पर क्या बता रहा है, कॉलम टाइप हमें ये बता रहा है कि जो
नेटफ्लिक्स पे आप चीज देख रहे हैं, आइदर ये मूवी है या टीवी शो है, दो कैटेगरीज है हमारे पास टाइप के अंदर, ठीक है। देन टाइटल आपको क्या बताता है, नेम ऑफ टाइटल यानी नेम ऑफ मूवी या टीवी शो। डायरेक्टर आपको पता है, डायरेक्टर क्या बताएगा, डायरेक्टर का नाम होगा उसके अंदर। कास्ट आपको क्या बताएगी, कास्ट आपको बताएगी कि उसके अंदर एक्टर्स कौन कौन से हैं, ठीक। और वो सेपरेटेड है विद द हेल्प ऑफ कॉमा, सेपरेटेड इन वन स्ट्रिंग। आप ऊपर देखें, अगर मैं यहाँ पर कास्ट में आता हूँ तो ये देखें, इसमें एक वैल्यू है, इसमें एक ये है एक्टर, ठीक है। फिर उसके बाद कॉमा लगा हुआ है, फिर हमारे पास ये है दूसरा एक्टर, फिर कॉमा लगा हुआ, फिर ये है तीसरा एक्टर, सो ऑन एंड सो फॉर हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसकी डिटेल लिख सकते हैं, ठीक है। आपने ये लिखा, फिर कंट्री में आपने बताया प्रोडक्शन एडिड व्हेन इट वाज, ठीक है। यानी वो जब मूवी रिलीज हुई, रिलीज होने के कितने टाइम बाद वो नेटफ्लिक्स पे आई, ठीक है। स्टोर्ड एज टेक्स्ट, हमने यहाँ से ये एनालिसिस निकाली कि जो डेट एडिड है वो डेट टाइम के बजाय टेक्स्ट के फॉर्म में लिखी हुई, इसको भी हमें हैंडल करना है। इससे है कि आप इस टेबल को पढ़ोगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने क्या क्या करना है। रिलीज ईयर, ईयर इट वाज ओरिजिनली रिलीज्ड, ठीक है। रिलीज ईयर ये आपको ये बता रहा है कि वो मूवी ऑफिशियली कब रिलीज हुई थी, ठीक है। देन रेटिंग आपको ये बताती है कि एज रेटिंग क्या है। आप ये देख सकते हैं नेटफ्लिक्स की एज रेटिंग यहाँ से ही होती है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ नेटफ्लिक्स एज रेटिंग एक्सप्लेन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे उसने बता दिया कि नेटफ्लिक्स क्लासिफाई करता है मूवी और टीवी शोज को बेस्ड ऑन दीज टाइप ऑफ रेटिंग। लाइक फॉर ऑल किड्स वो इस तरह से लिखता है इसको, GTVY, लाइक उनके अलग से क्राइटेरिया है रेटिंग को डिफाइन करने का। ओल्डर किड के लिए ये रेटिंग है, टीन एजर के लिए ये रेटिंग है, अडल्ट के लिए ये रेटिंग है, सो ऑन एंड सो फॉर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर यही लिखा है कि रेटिंग है इसके अंदर। ड्यूरेशन आपके पास दो है, या तो 90 मिनट्स होगा फॉर मूवीज, डेफिनेटली मूवीज मिनट्स में आती हैं, और जो टीवी शो होते हैं उनके सेशंस होते हैं, ठीक है। तो अगर 2 सेशंस लिखे हुए हैं तो ये 4 शोज हैं, एंड 90 मिनट्स यानी मिनट्स में अगर कोई हमें वैल्यू मिली हुई है तो वो हमारे पास मूवी है। अब अगर ड्यूरेशन की आप टाइप देखेंगे तो वो भी स्ट्रिंग है, हमें इसको भी किस में कन्वर्ट करना होगा, नंबर में कन्वर्ट करना होगा, ताकि हम इस पे कुछ एनालिसिस कर सकें। तो डेटा एनालिस्ट का यही काम होता है कि वो यहाँ पर कुछ एनालिसिस परफॉर्म करता है, ताकि उसका जो गोल है वो अचीव हो सके। देन लिस्टेड इन आपको क्या बताता है, जेनरास बताता है, और जेनरास किस तरह सेपरेटेड है, कॉमा सेपरेटेड है। यहाँ पर अगर आप जेनरास भी देखें, जेनरा अगर मैं देखूं तो अभी यहाँ पर एक है, अगर अगर मल्टीपल जेनरास होंगे तो कॉमा से सेपरेटेड होंगे, जैसे कि यहाँ पर ब्रिटिश टीवी शो कॉमा टीवी ड्रामास, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास क्या है, डिस्क्रिप्शन। वी नो यहाँ पर क्या होगा, मूवी की शॉर्ट समरी होगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, दो चीज़ आपने नोट की होंगी जिसके बारे में आपको बिल्कुल सोचना पड़ेगा कि इसको हमें हैंडल करना है। फर्स्ट है डेट एडिट, ठीक है, ये आपके पास टेक्स्ट में स्टोर्ड है। दूसरा आपका ड्यूरेशन, ठीक है, जो कि न्यूमेरिक होना चाहिए था बट ये भी टेक्स्ट में है, और ये मिक्सचर ऑफ टू थिंग्स है कि 90 भी है, साथ में उसका यूनिट भी लिखा हुआ, तो हमें यूनिट की नीड नहीं है, यूनिट को हम अलग कॉलम में भी डाल सकते थे। तो एज अ डेटा एनालिस्ट अब आपका काम है इसको आपने किस तरह क्लीन करना है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, आपने मिसिंग रिपोर्ट जनरेट करनी है। आप चाहो तो df.isnal.sum से भी कर सकते हो, बट रिपोर्ट जब मैं कहता हूं तो आप एक नाइसली फॉर्म टेबल में आप वो चीज शो करवाओगे। सो व्हाट आई हैव डिड हियर इज, मैंने pt.data फ्रेम को कॉल किया है, और उसके अंदर जब शुरू से हम यही बनाते हुए आ रहे हैं इसी तरह से, कि आपने पहला मैंने कॉलम दिया है मिसिंग काउंट का, और उसके अंदर मैंने df.isnal.sum लिखा है, थिंक परसेंटेज लिखी है, और उसको मैंने परसेंटेज को किस तरह मैंने बनाया है, df.isnal.mean रादर देन यूजिंग सम, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई बाय 100 और उसको राउंड अप, राउंड कर दिया है 1 तक, यानी डेसिमल पॉइंट मुझे एक ही चाहिए। और उसके बाद जब मेरी रिपोर्ट बन गई, अब अगर मैं रिपोर्ट को प्रिंट करूंगा या शो करवाऊंगा, तो मेरे पास ना सिर्फ वो रिपोर्ट है जिसके अंदर मिसिंग वैल्यूज, बल्कि वो भी आ जाएंगी जिसमें मिसिंग वैल्यूज नहीं। मैं वो चाहता हूँ कि मुझे वही रिपोर्ट नजर
है जिसमें 0 से ग्रेटर देन वैल्यू है मिसिंग की, यानी मिसिंग वैल्यू में है, तो मैं सिंपली फिल्टरिंग की टेक्निक लगाऊंगा, रिपोर्ट में से मिसिंग कॉलम वाला कॉलम है, और अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो उसको फिल्टर करके रिपोर्ट के अंदर स्टोर करवा दें। फिर ना सिर्फ स्टोर करवाएं, फिर मैं उस वैल्यूज को सॉर्ट करूंगा ताकि मेरे पास जो हाईएस्ट मिसिंग वैल्यूज वाला कॉलम है ना वो सबसे ऊपर आए, फिर उससे ऊपर आए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सॉर्ट वैल्यूज वाला मेथड यूज करते हैं, जिसमें आप पहले ये बताते हैं कि किस वैल्यू को सॉर्ट करना है, आपने किस वैल्यू के अकॉर्डिंगली सॉर्ट करना है अपने टेबल को। मैंने ऐसा बताया मिसिंग परसेंटेज के हिसाब से, और असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स कर दिया है, यानी मुझे सबसे ऊपर टॉप वाला चाहिए, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, एंड सो ऑन एंड सो फॉर। जैसे मैं इसको रन करूंगा तो आपके पास एक मिसिंग रिपोर्ट बन के आ गई, जिसमें डायरेक्टर जो कॉलम है उसमें सबसे ज्यादा मिसिंग वैल्यू है, दैट इज 2398, और उसकी परसेंटेज आपके डेटा में बन रही है 27 या 28%। देन सेकंड नंबर पे आपका कास्ट में मिसिंग वैल्यूज है जो कि 772 है, दैट इज ऑलमोस्ट अबाउट 9%। सेम कंट्री भी 9% है। वेयर ये जो लास्ट वाले 3 कॉलम्स है, डेट, एडिट, रेटिंग एंड ड्यूरेशन, इसमें ऑलमोस्ट आपके पास ना होने के बराबर वैल्यूज है, लाइक 11 मिसिंग वैल्यू है इसमें, 4 इसमें है एंड 3 इसमें है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, ओवरऑल आपके डेटा में कितनी मिसिंग वैल्यू है। अगर मैं डीएफ डॉट सम करता हूं, मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन किया था, डीएफ डॉट इफ नल, और इसको सम कर देता हूं ताकि मुझे टोटल काउंट पता चल जाए, तो मुझे हर एक कॉलम के अंदर कितनी मिसिंग वैल्यू है वो पता चल रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक दफा और सम लगा दूंगा तो अब ये जो वैल्यूज आई है ना, ये इनका भी सबका सम होकर मुझे ओवरऑल डेटा में टोटल मिसिंग वैल्यूज शो हो जाएंगी, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके पास 3965 मिसिंग वैल्यूज है। यहाँ पर मैंने वही किया है, 2 दफा इस पे सम मेथड लगाया है, और टोटल मिसिंग वैल्यूज और टोटल रोज भी मैंने आपको शो करवा दी है। तो यहाँ आप देखें टोटल मिसिंग वैल्यू 3965 है, और टोटल रोज आपके पास 8612 है। लाइक यूँ समझे कि 1/3, जो 1 है वो आपके पास मिसिंग वैल्यू है, बाकी थर्ड आपके पास, थर्ड हिस्सा जो है, 1/3 हिस्सा वो आपके पास मिसिंग वैल्यू का है, बाकी सब क्लीन है आपके पास, ठीक है। अब जब आपने रिपोर्ट लिख ली, अपने कॉलम के बारे में, अपने फीचर्स के बारे में लिख लिया, और रिपोर्ट चेक कर ली कि मिसिंग वैल्यूज कितनी है, फिर आप अपने डिसीजंस लिखते हो कि आपने डेटा पर क्या डिसीजन लिखने हैं। रिमेंबर, ये सबसे आखिरी में लिखा जाता है। आई मीन टू से आखिरी का मतलब लास्ट में, ये नहीं कि आप रिपोर्ट के सबसे लास्ट में लिखोगे, नहीं, आप पहले क्लीन करोगे डेटा को, फिर ये पोर्शन ऊपर आकर लिखोगे क्लीनिंग से पहले। क्यों? ताकि अगर कोई आपकी नोटबुक में आए या आपके मैनेजर आपका काम चेक करें, तो उन्हें पता हो कि आपने क्या क्या डिसीजन लिए हैं, किस प्रॉब्लम के लिए लिए हैं, और उसको, और ये डिसीजन लेने का मकसद क्या था। लाइक आपने ये चीजें स्टेट कर दी होती, अब जरूरी नहीं आप टेबल में लिखें, आप रिटन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बट इस तरह से हो कि आप देखें तो आपको समझ में आ जाए। तो मैंने पहले सारी चीजें क्लीन की, फिर मैंने वो अपने डिसीजन सबसे पहले यहाँ पर लिख दिए क्लीन करने के बाद। तो मैं पहले आपको ये रिपोर्ट बता दूंगा कि हम क्या क्या डिसीजन हमने लिए हैं क्लीन करने के लिए, और उनसे हमें फायदा क्या होगा, ठीक है। ये बहुत जरूरी है। आप हर रिपोर्ट में ये चीज लिख सकते हैं, यानी हर डेटा एनालिस्ट के प्रोजेक्ट में आप ये चीज इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, ईडीए, ठीक है, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस तो हमने देख लिया, एक्सप्लोर भी कर रहे हो आप साथ के साथ चीजों को, ठीक है। तो ये ईडीए की फॉर्म बन गई आपके पास। तो मैंने कहा हमारे पास एक कॉलम है डायरेक्टर, ठीक है, जिसमें प्रॉब्लम क्या है, हैवीली मिसिंग वैल्यूज है। हमने ऊपर देख ली हैवीली मिसिंग वैल्यूज है। डिसीजन मैंने क्या लिया, फिल विथ अननोन, यानी मैं उसको फिल नाम मेथड से फिल कर दूंगा मिसिंग वैल्यूज को अननोन से। अब मैं वजह बता रहा हूँ कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। मैंने कहा टीवी शोज ऑफ्टन हैव नो सिंगल डायरेक्टर, वी नो कि ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही डायरेक्टर हो, सिंगल डायरेक्टर हो हर एक टीवी शोज का, ठीक है। डिफरेंट हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं टीवी एक्टर, या जब आप कोई फिल्म या टीवी शो देखते हैं तो उसके एंड पे आपको एक ट्रांसक्रिप्ट दिखती है बॉटम टू टॉप जाते हुए, ठीक है। उसमें क्या होता है, हर एक चीज की डिटेल होती है कि इसको कितने डायरेक्टर्स ने हेड किया, कितने इसमें कास्ट थे, कौन प्रोड्यूसर था, कैमरामैन कितने थे, हर एक चीज, हर डिटेल आपको वो आखिरी में शो करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि टीवी शोज ऑफ्टन हैव नो सिंगल डायरेक्टर, द गैप इज रियल इंफॉर्मेशन, ठीक है।
यहाँ पर हमारे पास गैप ये है कि एक रियल इंफॉर्मेशन है, हम इसको कोई रेंडमली फिल नहीं कर सकते। लेट्स सपोज मैं कहूँ कि मोड, लेट्स सपोज याद है हमने एक टेक्स्ट के लिए यूज किया था कि हम मोड कॉलम को यूज कर सकते हैं फॉर मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट से रिप्लेस करने के लिए। बट ऐसा तो नहीं होगा कि जो एक मूवी का डायरेक्टर है वो जरूरी है कि दूसरी मूवी का भी डायरेक्टर हो, तो हम मोड वाला ऑप्शन भी यहाँ नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर जेन्युइन रहना या ऑनेस्ट रहना ही सबसे बेस्ट चीज है। तो आप एक और कैटेगरी समझो एक बना रहे हो जिसका नाम है अननोन, यानी आपको नहीं पता इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है, दैट इज ऑनेस्ट रिव्यू। जिससे होगा डेटा में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि आपने उसको किसी रैंडम नाम से फिल कर दिया और उसके पास वो क्रेडिट जाता भी नहीं था बट आपने दे दिया। वेयर अननोन आप लिखते हो तो आपका मसला ये सॉल्व हो जाएगा। तो आपके जहन में ये सवाल भी आ सकता है कि सर हम इसको डिलीट भी तो कर सकते थे, जिस रोज या जिस फिल्म या टीवी शोज का कॉलम नहीं है, सॉरी उसकी वैल्यू नहीं है डायरेक्टर की, तो हम उस रो को डिलीट कर दें या उस मूवी को डिलीट कर। बट आपने यहाँ पर वैल्यू देखी होगी कि हमारे पास डायरेक्टर में ऑलमोस्ट 27% मिसिंग परसेंटेज है। तो अगर हम इसको डिलीट करते हैं तो हमारे पास बहुत सारा डेटा मिस हो जाएगा। तो हमने रूल पढ़ा था कि 5 to 40% तक हमने डिलीट नहीं करना, उसको लाजमी हैंडल करना है। किस तरह हैंडल करते हैं वो मैंने बता दिया, ठीक है। डिलीटिंग दीज रोज, ठीक है, वुड थ्रो अवे मोस्ट ऑफ द टीवी शोज। वी नो कि अगर हम डिलीट कर देंगे तो हमारे पास काफी सारी डिटेल चली जाएगी। फिर मैंने दूसरा कॉलम लिखा दैट इज बेसिकली कास्ट, इसमें मैंने प्रॉब्लम बताई है 9% मिसिंग वैल्यू, इसको भी मैं फिल विथ अननोन करूंगा क्योंकि डॉक्यूमेंट्रीज एंड स्टैंड अप ऑफ्टन हैव नो कास्ट लिस्ट। ठीक है, सेम रीजन वही बात है कि आप किसी ऐसे एक्टर को किसी ऐसे मूवी में फिल नहीं कर सकते जो उसके रिलेटेड ना हो, यानी एम्बिग्यूटी उसमें आ जाएगी। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम जो चीज फिल करने जा रहे हैं अगर आपको उसके बारे में नहीं पता तो आप वहां पर अननोन या डिडंट रिकॉर्डेड कुछ भी आप लिख सकते हैं जिसमें आप बियास ना हो, आप ऑनेस्ट रहें इस चीज के लिए। कंट्री की अगर मैं बात करता हूँ तो कंट्री में मेरे पास 9% मिसिंग वैल्यूज थी, इसको भी मैंने अननोन से फिल किया और इसका भी रिव्यू आपको पता है कि कंट्रीज भी वेरी करती है। मैं ऐसी कंट्री को क्रेडिट नहीं दे सकता जिसने वो मूवी नहीं बनाई, तो ये भी हमारे लिए एक ब्याज टर्म हो जाएगी, तो हमने इसको भी फिल विथ अननोन किया है। देन हमारे पास आते हैं जिसमें बहुत कम मिसिंग डेटा है, तो मैंने यहाँ पर डेट एडिट रेटिंग एंड ड्यूरेशन में बताया कि यहाँ पर बहुत मिस है, बहुत कम 30 रोज, ठीक है, 2 3 4 वैल्यूज थी, तो उससे हम नहीं पड़ेगा, हम उसको डिलीट कर सकते हैं rather than कि हम उसके अंदर कोई वैल्यू ऐसी फिल करें जो कि ना हमारे डेटा को इतना ऑप्टिमाइज कर सके। हाँ, अगर तादाद ज्यादा होती मिसिंग की, इसके अंदर 9% 10% 12% होती, तो डेफिनेटली हम ड्रॉप नहीं करते, हम इसको फिल करते हैं, ठीक है। बट वी हैव वेरी फ्यू रोज, वी नीड दिस कॉलम फॉर एडिट पर ईयर इंसर्ट, ठीक है। और डेट एडिट को हम ड्रॉप क्यों नहीं कर रहे कॉलम को, क्योंकि यह हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम अगर देखना चाहें कि भाई कौन सी मूवी या मूवीज कौन से ईयर में आई है, तो उसके लिए हमें डेट एडिट का कॉलम रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। सेम फॉर रेटिंग, ठीक है, टाइनी नंबर ऑफ रो, नो सेंसिबल वे टू गेस द एज रेटिंग, ठीक है। देन हमारे पास टाइनी नंबर एंड ड्यूरेशन इज द सेंटर ऑफ आवर एनालिसिस। ड्यूरेशन से हमें पता चलेगा कि मूवीज की ड्यूरेशन क्या थी, कितनी ऐसी मूवीज थी जिनकी ड्यूरेशन 50 मिनट से अबोव थी, लेट्स सपोज, ये मेरा एक सवाल हो सकता है, ठीक है। देन आप क्या करेंगे, इसमें डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड की हमने, ठीक है, और जो एग्जैक्ट रिपीट कर रही है हम उसे रिमूव कर देंगे, 2 दफा एक ही मूवी को रखने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। देन हमारे पास आपको पता है काफी सारे टेक्स्ट प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके अंदर आपके पास डेफिनेटली स्ट्रे वाइट स्पेसिस होंगे जिसको लीडिंग वाइट स्पेसिस या एक्स्ट्रा स्पेसिस भी आप कह सकते हो। तो str.strip से हम कुछ कंट्री कॉलम में मोस्टली ये इशू है कि इंडिया और इंडिया इस तरह लिखा हुआ है, तो ये आपको पता है दो अलग अलग कंट्रीज काउंट होगी कंप्यूटर की टर्म में, तो हमें डेफिनेटली इसको सॉल्व करना ताकि ये दोनों एक ही बराबर हों और कंप्यूटर इसको एक ही कैटेगरी ट्रीट करे, ठीक है। तो नोटिस द पैटर्न, फिल व्हेन द गैप इज मीनिंगफुल एंड द कॉलम मैटर, यानी ये वही पैटर्न है जो मैंने आपको बताया था कि आपने तब वैल्यूज को फिल करना है जब वो आपके लिए मीनिंगफुल हो और वो कॉलम आपके लिए बहुत जरूरी हो, ठीक है। यानी मीनिंगफुल इस तरह से समझिए कि मीनिंगफुल इस तरह से आपने फिल करना है कि आप
डायरेक्टर के अंदर कोई रैंडम नाम नहीं डाल सकते कि लेट्स सपोज मैंने रैंडम नाम डाल दिया, जो भी मिसिंग वैल्यू वहां जाके अली लिख दो। दैट इज नॉट अ feasible approach for me as a data analyst. So what I have to do is I have to identify the category जिसमें अगर कोई किसी को मैं बताऊं भी कि 50 मूवीज ऐसी हैं जो कि जिनका डायरेक्टर अननोन है, तो वो समझ जाए कि डायरेक्टर रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, रादर देन मैं वहां पर एक फेक वैल्यू दूं कि 50 वैल्यूज या 50 मूवीज ऐसी थी जिसके डायरेक्टर का नाम अली था। सो देयर विल बी शॉक कि अगर ऐसा कोई डायरेक्टर है तो हमें क्यों नहीं इल्म है, ठीक है। तो देयर आर मल्टीपल केसेस, तो आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ता है कि आपने क्या चीजें रखनी है, क्या चीजें नहीं रखनी है। एंड देन आपके पास क्या है, ड्रॉप व्हेन द नंबर ऑफ अफेक्टेड रोज टाइनी, ठीक है। अगर आपके पास बिल्कुल थोड़ी सी रोज है, जैसे 10-12 रो आउट ऑफ 8000 रोज, तो उससे आपके डेटा पे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ने वाला, आप उसको रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो हमने ये समझे कि अब रिपोर्ट लिखी थी, अज्यूम ये करें आप कि हमने पहले सारी ये चीजें की थी, फिर हमने इसको रिपोर्ट में लिखा, आपने भी ऐसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते थे, डेटा की कॉपी बना लेते थे, मैंने उसको क्लीन के अंदर बना लिया और उसकी लेंथ आपको दिखा दी कि ये उतनी ही रोज हैं जितनी डीएफ के अंदर थी। अब जो भी हम काम करेंगे वो क्लीन डेटा पर करेंगे, और ना सिर्फ हम इसको क्लीन करेंगे बट हम इसको क्लीन करने के बाद सेव भी करेंगे वापस सीएसवी में, ठीक है। लोड आपने देख लिया था किस तरह करते हैं, पीडी डॉट रीड सीएसवी से आप अब क्लीन भी कर सकते हैं, ठीक है। क्लीन करके उसको सेव भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम मेरा क्या है, मैंने यहाँ पर हेडिंग दी है रिमूव डुप्लीकेट्स, ठीक है। सबसे पहले आप ये काम कर लें। तो मैंने डुप्लीकेट निकालने के लिए किस क्या टर्म्स मेरे पास यूज होती हैं, डेटा फ्रेम डॉट डुप्लीकेट, और उसका सम कर दूंगा तो मेरे पास टोटल डुप्लीकेट रोज मेरे पास यहाँ पर आ जाएंगे। वो कह रहे हैं कि आपके पास डुप्लीकेट रोज 12 है, यानी 12 ऐसी रोज है जो डुप्लीकेटेड है। अगर मुझे वो देखना है तो मैं किस तरह करूंगा, क्लीन के अंदर से मैं निकालूंगा डुप्लीकेट्स, ठीक है। और मैं इसको ना फिल्टरिंग कर देता हूँ ताकि मुझे वो रो दिख जाए, जो डुप्लीकेटेड है वो मेरे पास सामने आ जाएंगी। मैं यहाँ लिखता हूँ क्लीन, ठीक है। और जैसे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास एग्जैक्टली 12 रोज आ गई हैं जो कि डुप्लीकेटेड है। हम इसको वेरीफाई करते हैं कि डुप्लीकेटेड है या नहीं है। अब यहाँ पर शो आईडी है S438, ठीक है, जिसकी टाइप है मूवी और टाइटल है ये। तो हम नीचे चेक करते हैं कि हमारे पास कोई शो आईडी S438 है। तो यहाँ पर S438 नहीं है, ठीक है। लेकिन क्यों नहीं है और ये क्यों डुप्लीकेट में आ रही है, मैंने आपको हमेशा बताया था कल भी कि जब आप डुप्लीकेट वैल्यूज निकालते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसकी कीप की वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट होती है, यानी उसने फर्स्ट वैल्यू को रखना है जो डुप्लीकेटेड है। बाकी जो डुप्लीकेट है उसके बाद जो सेकंड अकरेंस होगा वो आएगा। तो मैंने आपको एक मेथड बताया था कि कीप का जो पैरामीटर है उसमें 3 वैल्यूज होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, लास्ट एंड फॉल्स। और फॉल्स के बारे में मैंने आपको बताया कि जब आप कीप इज इक्वल टू फॉल्स करते हो तो आपके पास वो सारी रोज आ जाएंगी जो कि डुप्लीकेटेड है, भले फिर वो फर्स्ट हो, वो उसका सेकंड अकरेंस हो या थर्ड अकरेंस हो, ठीक है। जैसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा, अब आप देखिएगा, अब आपको वो रोज मिलनी चाहिए लास्ट में, ठीक है। पहला कौन सा था हमारे पास, S7184, ठीक है। हम ढूंढते हैं हमारे पास ऐसी कोई रोज S7184 वाली, S7184, ये रहा S7184, ठीक है। ये हमारे पास डुप्लीकेट आ गई। तो एग्जैक्टली अगर आपने इंस्पेक्ट करना है तो आप क्या करोगे, कीप की वैल्यू को फॉल्स कर दोगे जो कि बाय डिफॉल्ट फर्स्ट होती है। बट अगर आप लास्ट देखना चाहते हो, लास्ट रखना चाहते हो, फर्स्ट देखना चाहते हो, तो कीप इज इक्वल टू लास्ट कर दोगे आप, ठीक है। तो हमने इंस्पेक्ट कर लिया कि हाँ बिल्कुल 12 वैल्यूज ऐसी हैं जो कि एग्जैक्टली सेम है। तो मुझे क्या करना है, सिंपली इसको ड्रॉप कर देना है। तो पहले मैं इसको रोज बिफोर की लेंथ, क्लीन की लेंथ सेव कर रहा हूँ रो बिफोर में, ताकि मैं आपको दिखा सकूं पहले कितनी रोज थी, फिर 12 डिलीट हुई हैं तो अब कितनी रोज बची। फिर मैंने क्या किया, क्लीन डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स किया, सिंपली एक ही लाइन ऑफ कोड है और उसको मैंने रो आफ्टर में लेंथ ऑफ क्लीन को सेव करवा लिया। मैं क्या कर रहा हूँ कि उसको प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। बिफोर हमारे पास 8612 थी, 12 रिमूव होने के बाद 806,000 8600 हमारे पास बच गई रोज, ठीक है।
और कितनी रोज रिमूव की वो मैंने कैसे निकाला, जो पहले रोज थी यानी जो और रिमूव की उसको माइनस कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास यानी जो उसके बाद हमारे पास रोज बची उससे माइनस कर दिया, तो हमारे पास जितनी भी रिमेनिंग रोज बची या जितनी डिलीट हुई वो हमारे पास आ जाएंगी या डुप्लीकेट रोज आ जाएंगी, ठीक है। अब सेकंड स्टेप हम क्या कर रहे हैं, सेकंड स्टेप हम कर रहे हैं कि जहां पर भी टेक्स्ट के अंदर, टेक्स्ट कॉलम के अंदर व्हाइट स्पेसिस है यानी एक्स्ट्रा स्पेसिस है बिफोर या आफ्टर, ठीक है, उस टेक्स्ट के अंदर उसको हम रिमूव कर रहे हैं। तो हमारे पास जो टेक्स्ट कॉलम है, अगर आपने देखना हो आप यहाँ से देख सकते हैं, df या clean डॉट हेड कर रहा हूँ और उसके अंदर मैं जस्ट वन वैल्यू शो करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास जितने भी टेक्स्ट कॉलम है, जैसे टाइप है, हमने टाइप लिख दिया, यहाँ पर एक लिस्ट बनाई है मैंने टेक्स्ट कॉलम की, ठीक है। टाइटल, ठीक है। डायरेक्टर मैंने यहाँ पर लिख दिया क्योंकि ये भी टेक्स्ट कॉलम होगा। सारे टेक्स्ट कॉलम पे मैंने क्या चला दिया, मैंने पहले इसको एक लिस्ट में कन्वर्ट किया, ठीक है, ताकि मैं एक साथ ही सबको स्ट्रिप मेथड से इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज है उनको स्ट्रिप कर सकूं, उसमें एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव कर सकूं। तो मैंने सारे टेक्स्ट कॉलम सिर्फ उनका नाम मैंने एग्जैक्टली लिस्ट के अंदर लिख दिया, तो मेरे पास वो किस लिस्ट के अंदर चले गए, टेक्स्ट कॉलम की लिस्ट बन गई जिसके अंदर एक कॉलम है। फिर मैंने लूप चलाया है इस टेक्स्ट कॉलम पे, तो क्या होगा, एक एक करके ये सारे कॉलम पिक होंगे। जैसे फर्स्ट टाइम जब ये लूप रन होगा तो कॉलम कॉल की वैल्यू क्या आएगी, COL की वैल्यू टाइप आएगी। तो मैंने क्या किया, क्लीन के अंदर कॉल दे दिया, यानी पहले वो टाइप क्लीन के अंदर जाएगा तो टाइप वाला कॉलम एक्सेस हो जाएगा। फिर मैंने उसके अंदर क्या किया, वापस से क्लीन कॉल किया, यानी क्लीन में से टाइप को डाला और डॉट str डॉट स्ट्रिप किया। तो इससे क्या होगा, पहले ये वाला कॉलम क्लीन हो जाएगा स्ट्रिप से, फिर टाइटल हो जाएगा, फिर डायरेक्टर हो जाएगा, फिर एट द एंड वो लिस्टेड इन पे आएगा, ठीक है। और लिस्टेड इन पे आने के बाद वो क्या करेगा, यहाँ पर वो वैल्यूज देगा और उसको स्ट्रिप करेगा। देन फिर मैं आपको नीचे टेक्स्ट कॉलम का बता रहा हूँ कि वो रिमूव हो चुके हैं उसमें से एक्स्ट्रा स्पेसेस, ठीक है। ये स्टेप बिल्कुल सिंपल है। आप चाहते तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते थे कि मैं यहाँ पर क्लीन लिखता, ठीक है, जिस कॉलम में मुझे चेंजेस करनी है उसका नाम में लिखता। लेट्स सपोज पहला मेरा कॉलम है टाइप, ठीक है, इक्वल टू, मैं वापस से इसको करता क्लीन और यहाँ पर मैं लिखता टाइप और यहाँ पर मैं लिखता इस फंक्शन का नाम जो कि str, क्योंकि यहाँ पर टेक्स्ट है हमारे पास। तो अगर आपने डायरेक्टली टेक्स्ट पे कोई फंक्शन चलाना है, नॉर्मली तो स्ट्रिंग पे हम डायरेक्टली डॉट स्ट्रिप चला लेते थे, बट यहाँ पर आपने str को कॉल करके स्ट्रिप चलाना है क्योंकि str स्टैंड फॉर स्ट्रिंग। तो यहाँ पर आपने स्ट्रिप मेथड चलाया और इसको एग्जीक्यूट करेगा तो ये कॉलम आपका क्लीन हो जाएगा। फिर आपको दूसरे के लिए वापस से लाइन लिखनी पड़ती जिसमें आप सिर्फ क्या करते, दूसरे कॉलम का नाम देते जो कि था डायरेक्टर। तो आप यहाँ पर लिखते हैं इसको डायरेक्टर। मैंने बस ये मल्टीपल लाइंस लिखने के बजाय इसको लूप में लिख दिया है क्योंकि रेंडमली कॉल की वैल्यू आती जाएंगी और ये काम होता जाएगा। आप चाहें तो इससे भी कर सकते थे, बट ये था कि आपके पास एक्स्ट्रा लाइंस ऑफ कोड आ जाती, तो हमने लूप का यहाँ पर फायदा लिया, ठीक है। देन हमारे पास क्या है, हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि ये जो वाइट स्पेसिंग है इसको रिमूव करना क्यों क्लीन है, क्यों जरूरी है। कि अगर मैं बिना वाइट स्पेसिस को रिमूव किए कंट्री का कॉलम देखता हूँ, मैंने आपको बताया कंट्री के कॉलम में मोस्टली ये इश्यूज थे, मैं पहले से इसको देख चुका था, ठीक है। आप जब इसको इंस्पेक्ट करोगे यानी डॉट वैल्यू काउंट्स निकालोगे या यूनिक वैल्यूज निकालोगे तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि इसके अंदर एक्स्ट्रा कॉलम्स आ रहे हैं, जो कि इतनी कंट्रीज तो है नहीं। तो ये एक्स्ट्रा कंट्रीज क्यों काउंट कर रहा है, वो ड्यू टू स्पेस काउंट कर रहा है, ठीक है। तो इफ कंट्री हैड स्ट्रे स्पेसिस यानी एक्स्ट्रा स्पेसिस, द यूनिक काउंट ड्रॉप आफ्टर स्पीकिंग, ठीक है। मैंने क्या किया, पहले जो ओरिजिनल डेटा फ्रेम था DF, उसमें से कंट्री की n यूनिक वैल्यूज निकाली, ठीक है, यानी कितनी यूनिक वैल्यूज है ये मैं जानना चाह रहा हूँ क्वांटिटी में। और फिर मैंने जो अभी क्लीन किया है इसमें से स्ट्रिप को हटाया है, यानी स्ट्रिप की मदद से एक्स्ट्रा स्पेसिस को हटाया है। उसमें जब मैं कंट्री के अंदर से यूनिक वैल्यू देखूंगा तो आपको फर्क दिखेगा। देखिए ओरिजिनल डेटा में आपके पास कितनी यूनिक वैल्यूज थी कंट्री के अंदर, यानी 32 कंट्रीज थी ओरिजिनल डेटा के अंदर, जिसमें जो कि क्यों थी, क्योंकि उसके अंदर एक्स्ट्रा स्पेसिस एडेड थी। पर जैसे हमने स्ट्रिप मेथड चलाया तो हमारे पास 16 हो गई, यानी ऑलमोस्ट हाफ हमारे पास हो गई कंट्रीज, क्योंकि अब ये जो हमारे पास कंट्री आई है वो बिल्कुल क्लीन है, ठीक है।
अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, सेवेंथ स्टेप में हमने क्या किया, अब हम करने जा रहे हैं फिल द कॉलम वी आर कीपिंग, यानी जिन कॉलम्स को हमने रखना है, यानी अबव 5% जो भी हमारे पास है डेटा मिसिंग में, 5 to 40% उसको हम रखना चाह रहे हैं। वो तीन ही कॉलम है, अगर आप देखें, पहला था डायरेक्टर जिसको हमने कहा था हम अननोन से फिल करेंगे, देन हमारे पास कास्ट था उसको भी हमने कहा था अननोन से फिल करेंगे, देन कंट्री था उसको भी अननोन से फिल करेंगे। आप चाहें तो उसको अलग अलग भी फिल कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर फिर से लूप की मदद ली है, ठीक है। रादर देन मेकिंग, पहले अप्रोच में मैंने क्या किया था, एक अलग लिस्ट बनाई थी फिर लूप चलाया था। आप चाहते तो ये डायरेक्टली लिस्ट भी इसके अंदर इधर दे सकते थे। तो यहाँ पर सेकंड अप्रोच में मैंने यही किया है, फॉर कॉल इन पूरी लिस्ट यहाँ पर दे दी है जिसमें 3 कॉलम है। फिर वही मैंने मेथड अप्लाई किया, पहले मैंने आपको दिखाया है कि कितने मिसिंग वैल्यूज थी बिफोर, ठीक है। फिर मैंने क्या किया है, फिल ना विथ अननोन किया है, क्योंकि मुझे तीनों में अननोन से ही फिल करना है, तो लकीली मेरा काम आसान हो जाएगा। अगर आप तीनों में से दो को अननोन से और तीसरे को किसी और वैल्यू से करना चाहते हैं, तो आप इफ वाली कंडीशन इसके अंदर लगा सकते हैं कि इफ कॉल इक्वल टू कंट्री, तो आप उसके लिए अलग अप्रोच लगाएं। इफ कॉल इक्वल टू कास्ट या डायरेक्टर हो, तो उसके लिए आप ये वाली अप्रोच लगाएं। तो आप इफ एल्स की कंडीशन भी इसमें लगा सकते थे, बट लकीली हमने तीनों को अननोन से फिल करना है, तो मैंने डायरेक्टली ये प्रिंट स्टेटमेंट दिखाई है कि पहले कितनी मिसिंग वैल्यू थी, फिर मैंने उसको फिल ना विथ मिस अननोन किया है। फॉर ईच कॉलम ये एग्जीक्यूट होगा, याद रखिएगा 3 दफा। और फिर हमने ये दिखाया है कि क्लीन करने के बाद मिसिंग वैल्यू कितनी रह गई। तो जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, पहले क्या वैल्यू आई होगी कॉल के अंदर, डायरेक्टर की ये तीनों लाइन एग्जीक्यूट हुई। डायरेक्टर में आपके पास मिसिंग वैल्यूज थी पहले 2396, जब हमने अननोन से फिल कर दिया उसको, तो 0 मिसिंग वैल्यू होगी। सेम फॉर कास्ट, सेम फॉर कंट्री, ठीक है। तो अब जब आप क्लीन डॉट इन्फो करोगे, तो आपको सिंपली ये चीजें मिसिंग वैल्यूज नहीं दिखेंगी। अब आपके पास कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं दिख रही, इसको आप मेथड इस तरह करेंगे तो सही से आपके पास आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्टर के अंदर अब कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है, कास्ट के अंदर भी कोई नहीं, कंट्री के अंदर भी कोई नहीं है, ठीक है। और आप चाहें तो इसका वैल्यू काउंट भी निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर क्लीन करके, और किस कॉलम का वैल्यू काउंट निकालना चाह रहा हूँ, लेट्स सपोज कंट्री कॉलम का डॉट वैल्यू काउंट्स, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ देखें सारी कंट्रीज दिख गई हैं, लेकिन एक कंट्रीज होगी जो कि अननोन है, ये देखें। अब 776 ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने मूवी कास्ट की, बस उसका हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो मैंने उसको अननोन कैटेगरी बना दी, बाकी हमारे पास ये यहाँ पर सारी आ रही है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट स्टेप, अब हमने क्या करना है, उन रोज को ड्रॉप करना है जिसमें बहुत ही कम मिसिंग वैल्यू थी, जिससे हमारे डेटा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। वो भी 3 कॉलम थे, एक डेट एडिड था, रेटिंग था एंड ड्यूरेशन था। हम वो रोज को डिलीट करेंगे, आई रिपीट, हम उन रोज को डिलीट करेंगे जिसके अंदर इन कॉलम्स की वैल्यू मिसिंग है। क्यों? क्योंकि इन कॉलम्स की वैल्यू हमने जब मिसिंग चेक की तो वो ऑलमोस्ट 12, 10, 3, 2 इस तरह से थी, ठीक है। तो हमारे लिए अगर ये डेटा जाता भी है तो हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमारे ओवरऑल डेटा सेट का साइज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट काफी बड़ा है इन रोज के मुकाबले में जो कि मिसिंग वैल्यूज कंटेन करती हैं। तो मैंने क्या किया कि एक वेरिएबल बनाया है रो बिफोर्स, ठीक है। उसमें पहले मैंने रोज, जो क्लीन डेटा की रोज है वो सेव करवा ली है, ताकि मैं आपको दिखाऊं कि क्या फर्क बना है परसेंटेज में, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, क्लीन डॉट ड्रॉप ना, अगर नल मेथड नल वैल्यूज को आपने रिमूव करना है तो यू जस्ट हैव टू यूज ड्रॉप एन ए, ठीक है। देन यू हैव टू स्पेसिफाई दैट कॉलम। अगर आप डायरेक्टली ड्रॉप एन ए चला देंगे, तो जहां भी मिसिंग वैल्यू होगी ना, जिस कॉलम में भी, वो पूरी रो डिलीट कर देगा वो। बट वी डोंट वांट टू डू दीज टाइप ऑफ थिंग्स। इससे क्या होगा, हमारे डेटा के लिए एक मसला क्रिएट हो जाएगा। सो व्हाट वी हैव टू डू हियर, we have to mention the subset। what subset will do here, वो आपको क्या बताएगा, आप उसमें रेंज ऑफ कॉलम्स देंगे, वो उसी कॉलम्स की वैल्यू, यानी उसी रोज को डिलीट करेगा जिसमें इन कॉलम की वैल्यू मिसिंग होगी। मैंने उसे इंस्ट्रक्शन दे दी कि सबसेट के अंदर डेट एडिट, रेटिंग एंड ड्यूरेशन, हमने इन तीनों को ही डिलीट करना था, हम ऊपर मेंशन कर आए थे। पहले मैंने आपको प्रिंट करवा के दिखाया कि रोज बिफोर कितनी थी, जो कि मैंने यहाँ सेव करवाया। देन क्लीन करने के बाद हमारे पास कितनी बची वो मैंने आपको बताया, क्योंकि वो मैंने क्लीन के अंदर सेव करवा लिया था वापस।
ठीक है। अगर आप क्लीन नहीं लिखना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू भी लिख सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। तो आप यहाँ से इक्वल टू हटा दें भले, तो वो डायरेक्टली डेटा के अंदर चेंज कर देगा अगर आप इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू लिख देते हैं। तो दोनों एक ही बात है, आप इसको इस तरह लिखो, कल मैंने रिपीट किया था ये चीज आपके साथ, या आप इसको इस तरह से लिखो, इक्वल टू करके असाइन करें। तो इट्स अप टू यू कि आप उसको किस तरह से यूज करना चाहते हैं। ठीक है, फिर आपको जब इस तरह इक्वल टू से आप असाइन कर रहे हैं तो आपको इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दोनों मेथड के थ्रू आपका काम वही होगा कि वो ड्रॉप करके ओरिजिनल डेटा में चेंज कर देगा, ओरिजिनल मींस क्लीन डेटा के अंदर। ठीक है, और फिर मैं नीचे क्या कर रहा हूँ, जब मैं ये निकाल रहा हूँ कि हमने कितनी रोज डिलीट की, यानी रो बिफोर जो ओरिजिनल रोज थी उसमें से जितना हमारे पास क्लीन करने के बाद डेटा बचा, जब मैं उनका डिफरेंस निकालूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने कितनी रोज डिलीट की। और साथ में मैं क्या कर रहा हूँ, परसेंटेज निकाल रहा हूँ। सेम इसी को यहाँ पर लिख रहा हूँ, और डिवाइडेड बाय मैं कर रहा हूँ कि टोटल रोज बिफोर, यानी टोटल जितनी रोज थी उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, और राउंड कर दिया 2 तक, ताकि आपको पता चले कि जो हमने डेटा डिलीट किया है वो कितना परसेंट बनता है। वैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो पहले हमारे पास रोज थी 8600। ठीक है, फिर जब हमने आफ्टर, क्यों 8600, क्योंकि 12 डुप्लीकेट वैल्यूज थे, मैंने आपको दिखाया था। तो जैसे फिर मैंने उसमें से ये भी वैल्यूज रिमूव की जो कि इन तीनों की वैल्यूज थी, तो हमारे पास पीछे बची 8582। ठीक है, ऑलमोस्ट कुछ हमारे पास 18 रोज डिलीट हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर इससे हमने 18 रोज डिलीट, जितनी भी रोज डिलीट हुई होगी इस फॉर्मूले से हमें पता चल जाएगा। देन मैंने यहाँ पर परसेंटेज निकाली जो कि ऑलमोस्ट आपके डेटा का 0.21% बनता है डेटा का। ठीक है, तो ऑलवेज प्रिंट द परसेंटेज यू लॉस्ट, यानी कितने आपने डेटा लॉस किया उसका परसेंटेज लाजमी प्रिंट करें। इफ इट हैड कम आउट ऑफ at 30% you would need to rethink the plan rather than quietly carry on। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप परसेंटेज प्रिंट करवाते हो जो आपने ड्रॉप किया अपने कॉलम रोज ड्रॉप की, अगर उसकी परसेंटेज 30% बनती है, आई रिपीट ये जो बना है ना 0.21, ये ओरिजिनल 0.21% है, क्योंकि हमने 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे ना हो कि आप सोचें कि जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये 21% बन जाएगा, ये ऑलरेडी 0.21% है। ठीक है, तो अगर आपका परसेंटेज 30% आता है, ठीक है, या उससे ऊपर आता है, तो आपने कहीं ना कहीं कुछ गलती की है, आपको इतनी रोज डिलीट नहीं करनी चाहिए थी अपनी डेटा की। ठीक है, तो ठीक हो गया। देन आपके पास, जब हमने डेटा को क्लीन कर लिया, अब आपके पास आता है कल वाले लेक्चर का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने क्या किया था, डेट एडिट जो कॉलम है उसको हमने रियल डेट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अभी इसकी टाइप क्या है, एसटीआर है, स्ट्रिंग है। सो अगर आप डेट एसटीआर को देखना चाहो तो आपको पता चलेगा। लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, पीएफ नहीं सॉरी क्लीन के अंदर से मैं निकालता हूँ ये कॉलम, उस कॉलम का नाम है डेट एडिट। मैं डॉट कर हेड में मैं सिर्फ 4 वैल्यूज दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आपके पास डेट में इस तरह की कुछ वैल्यूज हैं, लाइक पहले आपके पास क्या आ रहा है, मंथ आ रहा है, फिर उसकी डेट आ रही है, देन ईयर आ रहा है। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, डेट फॉर्मेट जो होता है ना, जो हम पीडी डॉट टू डेट टाइम कर रहे थे, तो वो खुद ही डिटेक्ट कर लेता है कि उसने किस तरह का फॉर्मेट कंसीडर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर क्लीन डेटा की डी टाइप दिखा रहा हूँ, और आई लॉग से मैं आपको उसकी वैल्यू भी दिखा रहा हूँ। जनरली मैंने यहाँ पर दिखा दी, एक ही बात है, अगर हेड करोगे तो आपके पास शुरू की 4 वैल्यूज आ जाएंगी किस कॉलम की, डेट एडिट की। अगर मैं पहली वैल्यू देखना चाहता हूँ तो मैं सिर्फ हेड 1 करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स वाली वैल्यू आ गई। तो ये आप आई लॉग से भी कर सकते हो, आपको याद होगा आई लॉग किस तरह काम करता था। तो मैंने यहाँ पर टाइप बिफोर बताया, डेट एडिट का क्या था, एसटीआर था, और पहली वैल्यू इसकी क्या है, जून 16 2020, जो कि मैंने इससे भी निकाल लिया और इससे भी निकाल लिया। यानी एक चीज को करने के अलग अलग तरीके हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है या आपको कहा जा सकता है कि आपने लेट्स सपोज पहली वैल्यू निकाल के दिखानी है, तो जरूरी नहीं है कि आप आई लॉग यूज करें, आप इस तरह भी कर सकते हो, हेड का काम यही तो है। तो अप्रोचेस डिफरेंट होती है, अनटिल एंड अनलेस वो आपको कहे कि ये वाला मेथड आपने यूज नहीं करना। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने सॉर्ट करनी है वैल्यू, लेकिन सॉर्ट मेथड यूज नहीं करना, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप लूप के कॉन्सेप्ट,
कंपैरिजन के कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो अनटिल अनलेस आपको कोई बाउंड नहीं करता इंटरव्यू में, तब तक आप क्या कर सकते हो, आपके पास डिफरेंट अप्रोचेज हैं, बस आपको जहन में लॉजिक होना चाहिए कि किस तरह ये चीज निकलेगी, ठीक है। और वो लॉजिक किस तरह बिल्डिंग होती है आपकी, जितनी आप प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, सिंपली, अब ये तो आपको पता है, pd.toDate टाइम करूंगा, किस कॉलम को मैंने कन्वर्ट करना है वो मैंने बताना है, साथ में आप फॉर्मेट भी बता सकते हो, नहीं बताओगे तो वो बाय डिफॉल्ट अपना खुद का कंसीडर करेगा। फॉर्मेट इज इक्वल टू, मैंने मिक्स्ड दिया है, आप इस pd.toDate फ्रेम को देख सकते हो, इसके अंदर आपके पास सारी वैल्यूज है, आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो। मिक्स्ड अगर मैं इसको कह रहा हूँ कि फॉर्मेट आप मिक्स्ड में रखो, तो और ना सिर्फ ये इनको कन्वर्ट करेगा, आगे आपको मिनट्स, आवर्स एंड टाइम भी दे रहा होगा। अब यहाँ पर कोई मिनट्स ओवर टाइम है ही नहीं। लेट्स सपोज मैं कहता कि ये जो मूवी रिलीज हुई है वो जून 16 2020 को रिलीज हुई है, सुबह 8:12 पर, ठीक है। तो वो क्या करता, इसको खुद ही कन्वर्ट कर देता, अगर मैं फॉर्मेट इज इक्वल टू मिक्स करता तो वो ड्यूरेशन 0.0 फिर .8.12 कर देता, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, फिर मैंने चेंज करने के बाद इसकी डेटा टाइप देखी वापस से, और पहली वैल्यू मैंने आपको दिखा रहा हूँ वापस आई लॉग से, ठीक है। अब देखें टाइप आफ्टर क्या होगी, डेट टाइम होगी 64, ठीक है। और एग्जाम्पल वैल्यू जो हमारे पास ये पहली वैल्यू थी, जो कि June 6 2026 थी, अब ये देखें 2022, सॉरी 2022 ही था यहाँ पर, फिर 6 हमारे पास मंथ आ गया, जून हमारा 6 मंथ होता है, और 16 डेट आ गई हमारे पास। देन यहाँ पर ये देखें वो टाइम वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ, अब बाय डिफॉल्ट कोई टाइम नहीं है तो उसने 000 लिख दिया है, जिससे आपको कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, .dt को अनलॉक कर सकते हैं एयर पे। अब आप चाहें तो एयर को अलग कर लें, मैंने एक न्यू कॉलम बनाया एयर एडिट, और उसको dt.air कर लिया। मैंने मंथ का बनाया और उसके अंदर मंथ नेम ऐड कर दिया, ठीक है, .dt.month name, तो वो खुद ही मंथ नेम एक्सट्रैक्ट करके मुझे यहाँ पर डाल के दे देगा। तो फिर मैंने ये डेटा शो करवाया, ये मैंने कल भी आपको दिखाया था, एक रैंडम डेटा बना के, ये देखें। अभी आपके पास डेट है, जिसमें से एयर एडिड हमारे पास क्या आ गया, 2022, तो सॉरी 2020, और मंथ हमारे पास जून, देन यहाँ पर मंथ हमारे पास कौन सा है, नवंबर, यहाँ पर जनवरी, ठीक है, फर्स्ट मंथ है तो जनवरी, 9th मंथ है तो सितंबर, 4 है तो अप्रैल। तो देखिए किस तरह आपका ये काम आसान हो गया, वरना आपको क्या करना पड़ता, डिफरेंट लॉजिक्स लगानी पड़ती ये सब एक्सट्रैक्ट करने के लिए। फिर आप क्या कर सकते हो, आपके पास एक कॉलम है ड्यूरेशन वाला, अब इसको आपने फिक्स करना है, ठीक है, वो ऊपर मैंने सारे लिस्ट किए हुए थे। ड्यूरेशन में आपके पास क्या है, दो चीजें हैं, मिक्सचर ऑफ टू फॉर्म्स है, न्यूमेरिकल एंड टेक्स्ट, लाइक 90 मिनट्स या 2 सेशंस, ये दोनों वैल्यूज उसके अंदर इस तरह की वैल्यूज है। सेशन के अंदर अगर मैं आपको दिखा सकूं थोड़ी, ड्यूरेशन के अंदर मैं यहाँ क्या करूंगा, अगर मुझे देखनी है वैल्यू, तो मैं क्लीन डॉट करूंगा ड्यूरेशन, और इसको भी मैं आई लॉग के बजाय हेड से शो करवा दूंगा, शुरू की 3 वैल्यूज। तो ये देखें पहली वैल्यू क्या है, फर्स्ट सेशन ड्यूरेशन के अंदर, फिर है फर्स्ट सेशन, देन है 97 मिनट्स। तो मुझे किसी भी तरह करके ये नंबर्स को अलग कॉलम में डालना है, और इनके यूनिट्स को अलग कॉलम में डालना है, ताकि ये नंबर से मैं कैलकुलेशंस कर सकूं कुछ। तो मुझे क्या करना है, मैंने पहले तो ये इसी तरह, आप देखें आप इस तरह भी शो करवा सकते हैं कि क्लीन ड्यूरेशन हेड 10, और उसको डॉट टू लिस्ट भी कर सकते हैं, जैसे मैं टू लिस्ट करूंगा तो क्या होगा, वो लिस्ट की फॉर्म में मुझे शो हो जाएंगे, रादर देन के एक आउटपुट में मुझे शो हो इस तरह से। मैं इसको टू लिस्ट भी कर सकता हूँ, ये भी आपके पास एक मेथड आता है। ये देखें आप लिस्ट बना दी, अब आप चाहें तो इसको किसी लिस्ट में स्टोर करवा लें और लूप चलाएं, या जो भी करना है आप कर सकते हैं। तो एक मेथड के साथ एक मेथड आप ज्वाइन कर सकते हैं, चेन रूल को याद रखें। तो मैं क्या करूंगा, ड्यूरेशन में से पार्ट सेलेक्ट करूंगा, स्प्लिट करना है, हमारे पास एक मेथड होता है str.split, क्योंकि इसकी अभी टाइप क्या है, str है, आपको पता है। इसकी अगर मैं क्लीन, इसकी अगर मैं टाइप चेक करना चाहूँ, क्लीन, और इसके अंदर से मैं निकालता हूँ ड्यूरेशन, और इसकी मैं निकाल लेता हूँ डी टाइप। तो आपको पता है इसकी डी टाइप हमारे पास, एक मिनट, डी टाइप, सॉरी हम इन्फो निकाल लेते हैं, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो अगर मैं इसकी इन्फो निकालता हूँ देन लेट्स सी हमारे पास क्या आता है। तो ये देखें आपके पास str आ रहा है डी टैग आपके पास, यानी str स्टैंड फॉर स्ट्रिंग आपके पास आ रहा है,
तो आप स्ट्रिंग पे, आपको पता है यानी स्ट्रिंग यानी टेक्स्ट, टेक्स्ट पे आप स्प्लिट मेथड भी चला सकते हो, जिसमें जैसे आपको ये बताना होता है कि आपने किस वैल्यू से स्ट्रिप करना है। मैंने कहा जो बीच में स्पेस आ रहा है ना, यहाँ देखें, वन का स्पेस सेशन, तो मैंने कहा स्पेस की बेसिस पे इनको स्प्लिट कर दो, और मुझे अगर न्यू कॉलम बनाना है तो मैं एक्सपेंड इज इक्वल टू ट्रू कर दूंगा। और फिर मैंने क्या किया, मेरे पास दो वैल्यूज आ गई पार्ट्स के अंदर, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, उस पार्ट्स की वैल्यू को मैं यहाँ प्रिंट भी करवा देता हूँ, पार्ट्स, ठीक है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, पार्ट्स की जो फर्स्ट वैल्यू है ना, उसको डायरेक्टली टू दो पीडी डॉट टू न्यूमेरिक कर रहा हूँ, क्योंकि पहली वैल्यू हमारे पास क्या आएगी पार्ट्स की, बल्कि मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ करके। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखें मेरे पास दो वैल्यूज अलग होगी एक कॉलम से। पहले इंडेक्स पे मेरे पास क्या है, यूनिट्स, सॉरी, नंबर्स आ गए, 1197, वन मतलब वन सेशन 97 मिनट। और फर्स्ट इंडेक्स पे यानी सेकंड नंबर कॉलम पे मेरे पास क्या आ गए, उसके यूनिट्स आ गए। तो मैं दो न्यू कॉलम्स बना रहा हूँ यहाँ पर, ड्यूरेशन नंबर। अब मुझे डायरेक्टली में चाहता तो डायरेक्टली इस तरह पार्ट जीरो भी कर सकता था, लेकिन फिर मुझे अलग से उसको न्यूमेरिकल में करना पड़ता है, क्योंकि अभी भी इसकी टाइप स्ट्रिंग ही है। अगर आप चेक करेंगे ना तो इसकी टाइप आपके पास स्ट्रिंग ही आएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर इसको डायरेक्टली न्यूमेरिकल कर लूँ। तो न्यूमेरिक करने में क्या मेथड यूज होता था, पीडी डॉट टू न्यूमेरिक पार्ट्स इज इक्वल टू, पार्ट्स का जो जीरो इंडेक्स है वो इसमें डाल दें ड्यूरेशन नंबर में। देन सेकंड कॉलम मैंने बनाया ड्यूरेशन यूनिट, और उसके अंदर जो फर्स्ट वाला कॉलम है वो ऐड कर दें। देन मैंने यहाँ पर आपको शो करवा दी 10 वैल्यूज। तो अब देखें ड्यूरेशन के अंदर से फर्स्ट अलग हो गया, वो ड्यूरेशन नंबर में चला गया, और ड्यूरेशन यूनिट में आपके पास सेशन या मिनट्स आ गए। तो ये हमने ये काम भी कर लिया। अब वैल्यू काउंट देख सकते हैं, मिनट जो है वो मूवीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेशन या सेशन आपका टीवी शो या सीरियल को शो कर रहा है, ठीक है। तो आपके पास ऑलमोस्ट 6026 ऐसे मूवीज हैं जो मिनट्स में है, और ऑलमोस्ट 1627 सेशन है, और 929 सेशन है आपके पास, ठीक है। तो मिनट्स फॉर मूवी, सेशन एंड सेशन फॉर शो, नाउ द नंबर आर यूजफुल। अब आप नंबर को यूजफुल बना सकते हो, यानी आपके पास यूजफुल हो गया, आप कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। एवरेज मिनट्स निकाल सकते हो, ठीक है। सेशंस को टुगेदर करोगे। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, अगर मैं कोई भी ऑब्जर्वेशन अब करता हूँ, तो अगर मुझे ये देखना है कि कितनी मूवीज हैं, तो पहले मुझे फिल्टर करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ मिनट्स। ड्यूरेशन यूनिट की बेसिस पे मुझे उसको फिल्टर करना पड़ेगा। मैं पहले उसको कहूंगा कि ड्यूरेशन मिनट्स को निकालो और उसको एक वेरिएबल में स्टोर करो, फिर मैं उसमें से बताऊंगा कि इतनी मूवीज थी। अगर मैं डायरेक्टली इनको सम करता हूँ तो मेरे पास मल्टीपल वैल्यूज आएंगी, ठीक है। यानी उसके अंदर सेशन, टीवी शोज भी हैं, मिनट्स भी हैं। तो यहाँ पर यही चीज लिखी हुई है, यहाँ पर लिखा फॉर शोज नाउ द नंबर आर यूजफुल बट ओनली विद इन दियर ओन ग्रुप। अब ये इनके तीन ग्रुप हैं। Averaging minute and session together would be a meaningless. So every duration inside below filter by the type first. ठीक है, सबसे पहले आपने टाइप के अकॉर्डिंगली फिल्टर करना है, ठीक है। टाइप आपको कॉलम याद होगा, टाइप आपको क्या बता रहा था, ये रहा, क्या टीवी शो है या मूवी है। तो देखिए जहां जहां मूवी लिखी हुई है वहां वहां मिनट का जिक्र है। आप यहाँ से भी इसकी लॉजिक लगा सकते हैं, बट आप चाहें तो टाइप से भी लगा सकते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि टाइप से कर लो या ड्यूरेशन से कर लो, एक ही बात है, ठीक है। तो हमने नीचे देखें वही काम किया। सबसे पहले हमने क्या किया, कंफर्म किया कि डेटा क्लीन है, हमने वही इथनल डॉट सम चलाया है, तो हमारे पास सारा डेटा क्लीन हो गया। अब देखें टोटल मिसिंग वैल्यूज भी जीरो आ गई। फिर मैंने एक समरी जनरेट की है, लेंथ ऑफ डीएफ, और जो भी समरी ओरिजिनल रोज कितनी थी, डीएफ की लेंथ निकाल ली। क्लीन करने के बाद हमारे पास कितनी रोज हुई वो बता दिया, कितनी रो हमारे पास लॉस हुई आफ्टर क्लीनिंग होल डेटा, हमारे पास 30 रोज। फिर ओरिजिनल कॉलम हमारे पास 12 थे, लेकिन जब हमने क्लीन किए तो उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, 16 कॉलम्स हो गए, क्योंकि हमने 4 न्यू कॉलम्स बनाए हैं, आपको याद होगा। एयर में से एयर एडिड, मंथ एडिड, ड्यूरेशन नंबर एंड ड्यूरेशन यूनिट, ठीक है। ड्यूरेशन में से ये दो कॉलम हमने न्यू बनाए, ठीक है। और एयर में से हमने ये दो कॉलम बनाए, एयर एडिड और मंथ एडिड, ठीक है। अब आपका डेटा हो गया क्लीन। अब डे वन को याद करें जिसमें हमने इनसाइट्स निकाली थी। अब आपका काम है इनसाइट्स निकालना है, ठीक है।
तो अब ये हुआ कि हमारे पास डेटा क्लीन हो गया है। अब हमें अपनी इंसाइट्स निकालनी। लेट्स सपोज इंसाइट्स पहली क्या मैं निकालने जा रहा हूँ, मूवी वर्सेस टीवी शोज, ठीक है, टाइप कॉलम के थ्रू। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले टाइप काउंट का वेरिएबल बना रहा हूँ जिसमें मैं वैल्यू काउंट्स की वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ टाइप में से। आपको पता है दो ही वैल्यू है, या तो मूवी है या टीवी शो है, और उसको मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। फिर मैं उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, वैल्यू काउंट के अंदर एक एडिशनल पैरामीटर होता है, ये देखें मैं टाइप परसेंट में सेम वही काम किया वैल्यू काउंट। इसके अंदर मैंने एक पैरामीटर दिया है जिसका नाम है नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइज इज इक्वल टू ट्रू कर दिया है। इसका मतलब क्या होगा, जब मैं कहता हूँ नॉर्मलाइज इज इक्वल टू ट्रू, तो जो भी इसके अंदर ग्रुप होंगे, अभी हमारे पास दो ग्रुप है, याद करें टाइप के अंदर कौन सा ग्रुप थे हमारे पास। अगर मैं ऊपर जाता हूँ तो यहाँ तो टीवी शो था या मूवी थी, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ कि टीवी शोज हमारे पास 6000 है और मूवी मेरे पास 2000 है, तो अभी इनकी परसेंटेज क्या बनेगी, तो उसके लिए मैं नॉर्मलाइज इज इक्वल टू ट्रू करूंगा, तो वो कहेगा टीवी सीरियल जो है वो 0.80% है, और मूवी जो है वो आपके पास 0.20% है। तो उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पर यही काम किया है, ठीक है। नॉर्मलाइज इज इक्वल टू ट्रू किया है, उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करके राउंड टू कर दिया है, सॉरी राउंड टू 1 तक कर दिया। और जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो पहले वाला रिजल्ट आपके पास ये रहा कि मूवी आपके पास इतनी है और टीवी शोज आपके पास इतने हैं आपके डेटा में। परसेंटेज वाइज वो बता रहा है कि आपका मूवी जो है वो 70% मूवीज है और ऑलमोस्ट 30% आपके पास टीवी शोज है, ठीक है। ये आपका पहला इंसाइट निकल गया। दूसरा इंसाइट मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे टॉप 10 कंट्रीज दिखाओ जिसके अंदर हाईएस्ट मूवीज बनी है, या टॉप 10 कंट्रीज बनाओ जिसमें सबसे ज्यादा मूवीज बनी है। तो मैं क्या करूंगा, टॉप कंट्रीज का एक वेरिएबल बनाऊंगा और उसके अंदर उसको फिल्टर कर दूंगा, क्लीन कंट्री डॉट वैल्यू काउंट्स। और टॉप 10 निकालने हैं तो मैंने आपको बताया वैल्यू काउंट हमेशा आपको अप से डाउन देता है। आप देखें वैल्यू काउंट में कभी ऐसा नहीं होगा कि जो पहली कैटेगरी आई है उसका वैल्यू कम हो और दूसरे वाले का ज्यादा हो, वो हमेशा आपको असेंडिंग इज इक्वल टू ट्रू में वैल्यू देता है, ठीक है। तो आपके पास क्या हुआ, यहाँ पर सबसे ग्रेटर जो वैल्यूज थी वो पहले शो हो गई। तो मैं डॉट हेड करूंगा और उसके अंदर 10 वैल्यूज दूंगा तो मुझे वैसे ही टॉप 10 वैल्यूज मिल जाएंगे। बट आपके पास एक और मेथड भी है, आपको याद होगा, दैट इज बेसिकली एन लार्जेस्ट एंड एन इज स्मॉलेस्ट। तो दोनों अप्रोचेज इसमें चल सकती है। मैंने डायरेक्टली डॉट हेड कर लिया वैल्यू काउंट के बाद, और यहाँ पर जब मैं शो करवाता हूँ टॉप कंट्रीज के अंदर आपके पास ये सबसे ज्यादा कंट्रीज कौन सी है, यूनाइटेड स्टेट, जिसमें ऑलमोस्ट आपका 2657 मूवीज है, या ये समझे कि नेटफ्लिक्स की टीवी शोज या मूवीज है। देन आपके पास क्या है, इंडिया आता है। देन आपके पास अननोन आता है। याद करें, देखें अगर हम इसको डिलीट कर देते तो हमारे पास ये कैटेगरी मिस हो जाती। तो हम ये कह रहे हैं कि थर्ड नंबर पे एक ऐसी कंट्री है जिसका हमें पता नहीं है लेकिन उसमें थर्ड लार्जेस्ट वैल्यूज है मूवीज की, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है रिमेंबर अननोन इज हियर इज इन हियर एज अ रियल कैटेगरी दैट इज डेलिब्रेट। इट टेल्स यू हाउ मच यू डोंट नो विच इज इटसेल्फ अ फाइंडिंग, ठीक है। यानी जिसने डेटा रिकॉर्ड किया उसको नहीं पता कि इसने जो ये कंट्रीज हैं उसमें कौन सी कंट्री की वैल्यू, बट यू कैन मेंशन के यहाँ पर अननोन वैल्यू जो है वो 776 है, ठीक है। देन आपके पास यूनाइटेड किंगडम है, कनाडा है, जापान है, फ्रांस है, सो ऑन एंड सो फॉर। आपका एग्जैक्टली 10 वैल्यूज आ गई। अगर आपको यहाँ पर वो कहा जाता है कि टॉप हमें 5 वैल्यूज दिखाओ, तो आप यहाँ पर टॉप 5 वैल्यूज भी दिखा सकते हो बाय यूजिंग जस्ट हेड इज इक्वल टू 5। तो आपका टॉप 5 आ गई, टॉप 3 भी दिखा सकते हो। तो ये आपकी अप्रोच के ऊपर है कि आपसे क्या पूछा जाता है या आप क्या निकालने जा रहे हो। जर्नली डेटा एनालिस्ट के पास एक प्यूरी क्यूरी होती है कि उसे बताया जाता है कि आपने ये चीजें फाइंड करनी है डेटा में से। क्योंकि हमारे पास अभी क्यूरी नहीं थी तो हमें जो चीजें यूजफुल लगी हमने वो निकाल ली। इनसाइड नंबर 3 के हर साल या हर एक साल में कितने टाइटल्स टाइटल्स क्या थे, मूवी के नेम थे। तो कितनी मूवी या टीवी शोज आए हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, आपको याद है हमने डेट टाइम कॉलम से ईयर एडिट वाला हमारा कॉलम है, ठीक है। मैंने क्या किया, क्लीन ईयर डॉट उसको वैल्यू काउंट किया और साथ में कर दिया सॉर्ट इंडेक्स। अब सॉर्ट इंडेक्स क्या करता है, अब यहाँ पर वो क्या करेगा, अब यहाँ पर वो वैल्यू काउंट आपको हाईएस्ट वैल्यू जरूरी नहीं है पहले दिखाए, अब वो आपको क्या करेगा हर ईयर वाइज आपको काउंट बताएगा। जब मैं सॉर्ट इंडेक्स करता हूँ
तो इंडेक्स मेरे पास कौन सा आएगा, ईयर, जो मैंने इसके अंदर वैल्यू काउंट निकाला। इंडेक्स हमेशा होता है लेफ्ट साइड वाला, ये याद रखें। मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, आपको और क्लियर होगा। देखिए ये लेफ्ट साइड वाले आपके पास क्या है, एयर है। जनरली जब हम वैल्यू काउंट चलाते हैं तो लेफ्ट पे आपके पास वही आता है। जैसे मैंने यहाँ पर वैल्यू काउंट लगाया तो देखें लेफ्ट पे आपके पास कंट्री आई, जो कि मैंने यहाँ पर फिल्टर की थी। तो अभी जर्नली कंट्री कोई सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है। देखें पहले यू आ रहा है फिर आई आ रहा है, हालांकि पहले आई आता है फिर यू आता है, लेकिन मैंने यहाँ पर कोई इंडेक्स, सॉर्ट इंडेक्स का मेथड नहीं यूज किया वैल्यू काउंट के आगे। तो उसने क्या किया, बेसिकली उसने सॉर्ट इंडेक्स के बजाय सॉर्ट वैल्यूज कर दिया है। देखें बाय डिफॉल्ट इसके अंदर सॉर्ट वैल्यूज होता है, यानी सबसे हाईएस्ट पहले आएगी, फिर उसके बाद वाली, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद एंड सो ऑन सो फॉर्थ। बट आप अगर चाहते हैं किसी ऐसे केस में, जैसे आप मुझे ना हर एक ईयर की दिखानी है वैल्यूज, ये नहीं दिखानी कि किस ईयर में ज्यादा है, बस ये बतानी है कि हर ईयर में कितनी आई मूवीज। तो मैं उसको सॉर्ट इंडेक्स के थ्रू मेथड चलाकर 2020 2008 में हमारे पास ऑलमोस्ट 1400 मूवीज या टीवी शोज थे। 2009 में हमारे पास 320 वैल्यूज आई, फिर 370। ये देखें अब ज्यादा हो गई मूवीज, हालांकि इसको चाहिए था कि पैटर्न फॉलो करता। अगर मुझे पैटर्न फॉलो करवाना था तो मैं क्या करता, उसको सॉर्ट इंडेक्स नहीं शो करवाता, मैं सॉर्ट इंडेक्स को हटा देता यहाँ से, तो रिजल्ट तो यही रहता लेकिन सीक्वेंस चेंज हो जाती। अब देखें पहले 2021 आ गया, क्यों, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा मूवीज हैं। फिर आपके पास 2028 आया है, ये देखें यहाँ पर कोई इंडेक्स की सीक्वेंसिंग नहीं हुई। इंडेक्स हमें पता था यहाँ पर हमारा इंडेक्स नंबर है यानी डेट टाइम है, तो हम इसको सॉर्ट इंडेक्स करवा सकते थे। तो जस्ट इसीलिए हमने यहाँ पर इसको सॉर्ट इंडेक्स में लिखा, ताकि हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्लीन है। देन हमारे पास एवरेज मूवी ड्यूरेशन हम निकाल सकते हैं, जिसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मूवीज को फिल्टर करना पड़ेगा, क्योंकि ड्यूरेशन में आपके पास दो ड्यूरेशन है, एक मूवीज की, दूसरा सेशंस की। तो मुझे अगर फिल्टर करना है तो मैं किस तरह फिल्टर करूंगा, टाइप कॉलम है उसको बराबर कर दिया इक्वल टू मूवी के, यानी वो डेटा जिसकी टाइप मूवी है उसको इस मूवीज के अंदर सेव करवा दो। उसने करवा दिया। मैंने आपको पहले लेंथ दिखाई, फिर उसकी एवरेज ड्यूरेशन किस तरह निकलती है, मूवीज ड्यूरेशन नंबर डॉट मीन। ड्यूरेशन नंबर मैंने क्यों दिया, क्योंकि इसके अंदर ड्यूरेशन नंबर होल्ड करता है, आपको याद है, ठीक है। फिर मैंने मीडियन भी निकाल लिया, साथ के साथ उसकी मिनिमम ड्यूरेशन भी निकाल ली मिन मेथड के थ्रू, और मैक्स के थ्रू उसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन भी निकाल ली। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, नंबर ऑफ मूवीज आपके पास कितनी है, 6026 मूवीज हैं। एवरेज ड्यूरेशन क्या है, 98.7 मिनट्स, और मीडियन क्या है, 98। शॉर्टेस्ट जो आपके पास मूवी की ड्यूरेशन है वो 45 मिनट है, और जो लॉन्गेस्ट है वो है 183 मिनट्स, ठीक है। मोस्ट कॉमन रेटिंग, ठीक है, आप ये भी निकाल सकते हो। मोस्ट कॉमन रेटिंग में जस्ट आपको क्या करना है, वैल्यू काउंट को चलाना है रेटिंग के अंदर। तो सबसे ज्यादा इसको रेटिंग मिली है टीवी 14। आप ये सोच सकते हैं कि ऐसी मूवी या ऐसे टीवी शोज जिसको 14 या 14 से ज्यादा 14 एज वाले या उनसे ज्यादा वाले देख सकते हैं, ठीक है। तो ये उनकी रेटिंग की टाइप है, मैंने पहले ही आपको बताया था। तो डिफरेंट रेटिंग के हमारे पास नंबर्स आ गए, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन रेटिंग हमारे पास सामने आ गई। अब चार्ट भी बना सकते हैं, मैंने आपको बताया था। पर एयर का मैंने ऊपर बनाया था, देखें हर एयर में कितने हैं, ये देखें पर एयर के अंदर मैंने क्या किया था, इस तरह की दो कॉलम वैल्यू सॉर्ट के थ्रू, वैल्यू काउंट के थ्रू सॉर्ट इंडेक्स करके मैंने ये सारी वैल्यू दिखा दी। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक बार चार्ट बने जिसमें मेरे एक्स एक्सिस में क्या हो, ये एयर हो, ठीक है। और आपको पता है बार चार्ट या हिस्टोग्राम आपको वाई एक्सिस पे उसके काउंट वैल्यू शो करवा देता है, ठीक है। तो मुझे एक्स एक्सिस पे बताने की जरूरत है, वाई एक्सिस पे नहीं है। तो मैंने उसी कॉलम को यूज किया, यानी उसी वेरिएबल को यूज किया, पर ईयर डॉट प्लॉट को कॉल किया है मैंने। फिर मैंने उसको काइंड के अंदर बताया कि मुझे बार चार्ट बना दो। फिर उसका मैंने टाइटल दिया है नेटफ्लिक्स टाइटल एडिट पर ईयर। एक्स एक्सिस पे जस्ट मैंने उसको बताया कि इस पर ईयर में से एक्स एक्सिस पे रख दो ईयर। वाई लेवल पे मैंने उसे कुछ नहीं बताया, सिर्फ मैंने उसे कहा कि उसका नाम जो टाइटल है ना वाई लेवल, जैसे ये टाइटल दिया है जो तो ऊपर आता है, वाई लेवल पे आप दे दो नंबर ऑफ टाइटल्स, यानी कितनी मूवीज आए। नंबर ऑफ टाइटल्स की जगह हम कर लेते हैं नंबर ऑफ मूवीज, ताकि नंबर ऑफ मूवीज एंड टीवी शोज, क्योंकि दोनों कंटेन कर रहा है ना, मूवीज एंड टीवी शोज, ठीक है।
एक मैंने और नया पैरामीटर दिया, दैट इज बेसिकली फिग साइज। ये आपको बताएगा कि आपने कितनी फिगर साइज रखनी है जो चार्ट आपका बने। तो मैंने कहा कि 10 रोज हो उस फिगर की और 5 कॉलम हो, यानी 10/5। जिस तरह हम कहते हैं ना हमारा डिस्प्ले कितना है, 16/9 या 9/16। तो ये उस तरह की कैलकुलेशन है। आप ना चाहें तो इसको ना भी दे सकते हैं, भले ना दें, बट जस्ट टू शो यू कि आप इस तरह से फिगर साइज भी बढ़ा सकते हैं। आप इसको चेंज करेंगे तो आपकी फिगर साइज चेंज होगी, देखिएगा। अब ये देखें 2008 हमारे पास सबसे पहले आया, इसमें हमारे पास कितने टीवी शोज या मूवीज आई हैं, ऑलमोस्ट 1400। ठीक है, फिर हमारे पास 2009। तो आप यहाँ बार चार्ट से देखकर बता सकते हो कि सबसे ज्यादा मूवीज किस में आई हैं, 2021 में। फिर उसके बाद ये है, फिर उसके बाद ये वाली है 2013 वाली, देन ये है। ठीक है, तो आप इसको सॉर्ट वैल्यूज के अकॉर्डिंगली करोगे ना, तो आपके पास वैल्यूज के अकॉर्डिंगली रिजल्ट आ जाएंगे। जैसे कि हम क्या करते हैं, मैं पर एयर और बना लेता हूँ यहाँ पर, ऊपर से उठा के लाता हूँ। पर एयर ये रहा। ठीक है, सी उसको नीचे बना लेते हैं। पर एयर यहाँ पर मैं सिर्फ सॉर्ट इंडेक्स हटा देता हूँ, ताकि मुझे सॉर्ट इंडेक्स नहीं चाहिए अभी। अब मुझे हाईएस्ट वैल्यूज मिल गई। लेट्स सी, अब मैं इसकी फिगर साइज भी चेंज करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ फिगर साइज 10/9 कर देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ 13 या 16 कर देता हूँ। लेट्स सी क्या फर्क पड़ता है। अब देखें, एक तो फिगर साइज भी आपकी बड़ी हो गई। यहाँ देखें, यहाँ एक छोटी सी फिगर थी, यहाँ मैंने बड़ी फिगर बना दी। अब क्या हुआ, बार चार्ट देखें, बाय डिफॉल्ट क्या हुआ है, हाईएस्ट टू लोएस्ट चले गए। सबसे पहले जो हाईएस्ट था, जिस तरह हम आपका वैल्यू काउंट में आया, देखें 2021 का सबसे पहले था, 2028 सॉरी 2008 का था, देन 2013, सो ऑन एंड सो फोर्थ। यहाँ पर देखें यही हो गया। अब आप देख के बता सकते हैं सबसे ज्यादा किसका था, जिसमें मूवी आई 2021 में, फिर 2028, फिर 13, फिर 17, 15, सो ऑन एंड सो फॉर। आपने एक एनालिसिस कर ली। अब आपका डेटा हो चुका है क्लीन। अब आप इस डेटा को लॉस ना करो, आप किसी को शेयर करना चाहते हो, तो सबसे पहला काम क्या है, आपने इस डेटा को सेव करना है। तो सेव करने के लिए आपके पास क्या कमांड होती है, ये वाली कमांड। उस डेटा फ्रेम का नाम, हमारा डेटा फ्रेम कौन सा, अगर मैं आपको दिखाऊं अभी, जो कि हमने अभी क्लीन किया, दैट इज बेसिकली दिस वन। ठीक है, मैं इसको, अब देखें सारी रोज आ गई, मैं इसको हेड करके 3 तक रख देता हूँ। ठीक है, तो आपके पास ये डेटा है जो हमने क्लीन किया है। आप इसको फिर से एक दफा वेरीफाई कर लें कि ये क्लीन वाला ही है। तो किस तरह हम वेरीफाई करते थे, क्लीन डॉट इन्फो, इन्फो। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर देखें कोई भी नल वैल्यूज नहीं है। ठीक है, सारे जितनी भी रोज थी आपके पास उतनी ही रोज की तादाद है। ठीक है, और डेट टाइप भी हमने चेंज कर दिया है। तो यानी वी आर हियर गुड टू गो। ठीक है, मेमोरी यूसेज अब हमारे पास क्या है, 1.1 MB है। हम अब इसको सेव करवाएंगे, सॉरी। तो आपने क्या करना है, क्लीन, आगे मेथड, इस डेटा फ्रेम के आगे लिखना है .2CSV, जिसमें आप सेव करवाने जा रहे हो। जैसे मैं यहाँ क्लीन लिखता हूँ ना, तो आपके पास कुछ मेथड आता है, क्लीन .टू क्लिपबोर्ड क्या करेगा, क्लिपबोर्ड में कॉपी कर लेगा, .2CSV में, .2 डिक्ट डिक्शनरी में, .2 एक्सेल में कर लेगा। तो मैं हमें भी किस में सेव करवाना है, CSV में। तो अब आपसे दो चीजें पूछेगा। पहला तो पूछेगा कि पाथ और नेम, यानी आपने कहाँ पर ये डेटा सेव करवाना है, उसका नाम क्या लिखना है। ये देखें मैंने यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। मैंने कहा कि इसी करंट डायरेक्टरी में, अब डेटा के अंदर मैंने उसे नहीं कहा, अब मैंने उसको कहा कि यहीं पर सेव कर दो जहां पर मैं काम कर रहा हूँ, उसका नाम लिखो नेटफ्लिक्स क्लीन डॉट CSV, और इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स कर दो। इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स का मतलब ये है कि वो जो डेटा फ्रेम जब हम प्रिंट कर रहे होते हैं, अब देखिए मैंने यहाँ पर डेटा फ्रेम जब प्रिंट किया, तो एक एडिशनल आपके पास कॉलम नजर आ रहा है आपको, जो कि है इंडेक्स वैल्यू है, रो नंबर बताता है 0, 1, 2। अगर आप चाहते हैं कि इसका एक कॉलम ना बने CSV में,
तो आप इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स कर दोगे, जो कि जर्नली हमेशा इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स होता है। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा ये डेटा यहाँ पर आपको शो हो जाएगा CSV में, और फिर मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट शो करवा रहा हूँ, सेव हो गया है, और मैं आपको लेंथ और कॉलम्स भी दिखा रहा हूँ। ये देखें, यहाँ पर एक फाइल बन गई netflix.clean, मैं इसको ओपन करूंगा। अब देखें आपके पास एग्जैक्टली वो डेटा क्लीन होकर आ गया। पुराने वाले डेटा में यहाँ पर आपके पास नल वैल्यूज थी, अभी यहाँ पर अननोन आ गया है, देखें तो हमने क्लीन किया। तो ये आपका क्लीन डेटा हो गया। आप चाहें इसको वापस से लोड करके चेक भी कर सकते हैं। लोड हम किस तरह करते थे, pd.read.csv, और उस फाइल का नाम क्या है अभी, netflix clean.csv। मैं जैसे इसको करूंगा और शेप लिखूंगा तो एग्जैक्टली 8582 रोज आई हैं और 16 कॉलम्स आए, क्योंकि 4 कॉलम्स हमने न्यू बनाए थे। ठीक है, और मैंने यहाँ पर 3 वो शो भी करवा दिए हैं डेटा फ्रेम्स के आईडी, सॉरी हेड के मेथड से मैंने 3 रोज भी शो करवा दी। तो ये आपका था ओवरऑल आज का डेटा एनालिस्ट की सीरीज, जिसमें हमने ये देखा कि डेटा को किस तरह क्लीन किया जाता है, डेटा को समझा किस तरह जाता है, क्या अप्रोचेज होती हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज को किस तरह रिमूव करना है, अगर कोई डेटा में मिसिंग वैल्यूज है किस मिसिंग वैल्यूज को आप रिमूव कर सकते हो, किसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है, किसको फिल करना लाजमी है, किस तरह आप इंसाइट्स निकालते हो, किस तरह आप चार्ट्स वगैरह बनाते हो। अब ये जो चार्ट्स वाली बात है इसको हम डेटा विजुअलाइजेशन कहते हैं। अभी जो हमने पढ़ा इसको हम कहते हैं डेटा एनालिसिस या डेटा एनालिस्ट प्रोसेस या EDA, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। लेकिन EDA के अंदर विजुअलाइजेशन भी आती है। विजुअलाइजेशन जैसे कि आप मैंने कहा कि आप नंबर्स में शो करवा रहे हो, उसको बार चार्ट में शो करवाओ, उसको ग्राफ में शो करवाओ, ताकि यूजर्स को पता चले कि आप कहना क्या चाह रहे हो। ठीक है, रादर देन कि आप उनको एक नंबर शो करवा दो और कहो कि बस यही एनालिसिस है। ठीक है, तो ये जो हमारा वीक 7 होगा अब इंशाल्लाह, उसमें हम विजुअलाइजेशन को कवर करेंगे। देन लास्ट वीक में हम अपना फाइनल गोल अचीव करेंगे, जो कि था मशीन लर्निंग की तरफ जाना। ठीक है, तो आज के लेक्चर से अगर किसी को कोई क्वेश्चन है ही और शी कैन आस्क, अदरवाइज इट्स गुड टू गो। मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, आप लोगों ने वो असाइनमेंट कंप्लीट कर लेनी है। साथ के साथ खुद से केगल पे अपने पसंद का डेटा ढूंढे। जैसे लेट्स सपोज कोई फाइनेंस का है, वो फाइनेंस का डेटा ढूंढे, किसी का शौक बिजनेस में है तो वो बिजनेस का कोई डेटा ढूंढे और उस पर सारे अप्रोचेस अप्लाई करें। आपको पता चलेगा कि आप बहुत सारा काम खुद से कर सकते हो जब हमने ये इतना काम कर लिया है ना। तो डेटा कोई भी हो, अप्रोचेस यही रहेंगी, सोचने की नौयत चेंज होगी, क्या इंपॉर्टेंट है वो आप सोचेंगे अपने लिए। ठीक है, क्लियर है आज का लेक्चर? किसी का कोई क्वेश्चन है? आज का लेक्चर समझ